कल वो बागी बागी यार पर आई। Hello, it's screen visible to everyone? Yes, it's visible. Okay. Yes, sir, visible. Okay. Yes, sir. तो ठीक है, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में करते रहना, ठीक है? ओके सर। Okay, so today's topic is technology. Like we can also say trending technologies. Okay, trending technologies. So आप लोगों ने सभी ने कुछ टेक्नोलॉजीज का नाम होगा जो आपने जरूर सुना होगा, लाइक डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ है, साइबर सिक्योरिटी है। ये सब आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये सब है क्या? ये फिलहाल हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि ये सब क्या है, या फिर हाउ दे आर रिलेटेड, ये कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट विथ डेटा साइंस। सो बिफोर गोइंग इनटू डेटा साइंस से पहले आपको क्या करना होगा? कुछ टॉपिक्स हैं which we have to understand very clearly. Then you will be able to understand these topics. Like data. What is data? Before data, you have to know information. Then knowledge. Okay. After data, you have to know what is a machine, what is like learning, what is artificial, what is intelligence. So we have to understand all these topics before entering into these technologies, because like everything is about data. If you don't know what is data, you will not be able to understand like the process of data science, data analytics, data mining, big data. Okay. Data mining. So I'll tell you everything about the relation among these technologies, how we can start with a specific technology, how we can start the learning process of a specific technology. So the first topic is information. So what is information? Information क्या होता है? तो when we come to know something about something, then what we come to know is called information. जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ पता चलता है, when we come to know something, जब हमें कुछ पता चलता है about something, किसी चीज के बारे में, then तब what we come to know, जो हमें पता चलता है उसे ही information बोलते हैं, जानकारी। जैसे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था इस टॉपिक के ऊपर में, कि जब आप लोगों को किसी चीज के बारे में कुछ पता चलता है, जब आप लोगों को किसी चीज के बारे में कुछ पता चलता है, तो जो चीज पता चलता है उसे ही हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? तो ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। तो व्हेन यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, देन इट बिकम्स योर नॉलेज। So we have to process the information to make it
our knowledge. Without processing information, you cannot make the information your knowledge, because knowledge is yours. इंफॉर्मेशन क्या होता है? जानकारी। हम लोग हमेशा 24 घंटा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो वहां से हमें जानकारी मिलता रहता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलता रहता है, ठीक है। बट वो आपका नॉलेज नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन नॉलेज में डिफरेंस क्या है? तो एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब मान लो कि कोई एक छोटा सा बच्चा है, अभी वो 6 महीने का है, 1 साल का है, उसे तो कुछ ये भी नहीं पता कि उसके मम्मी पापा कौन है, उसे ये भी नहीं पता होता है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, उसके भाई बहन कौन है, उसे कुछ नहीं पता होता है। कैसे पता चलता है उसे? धीरे धीरे वो चीजों को लर्न करता है। जैसे कोई आके बार बार उसको बोलेगा कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे भाई है, चलो पापा के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ठीक है। तो बार बार कोई चीज जब उसके सामने में रिपीट होगा, तो वो उसके दिमाग में बैठ जाता है वो चीज, कि हाँ ये चीज यही है। पहले उसे कुछ नहीं पता होता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है कि आप कुछ भी, जब किसी चीज के बारे में आपको पता चलता है, तो उस चीज को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, बट वो आपका नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि नॉलेज का, लाइक आप बोलोगे ना कि नॉलेज बहुत देर तक आपके पास रहता है, वो आपका होता है। और आप जब कोई डिसीजन लेते हो, तो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आप इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करते हो, आप नॉलेज का यूज करते हो। किसी भी चीज को, या फिर कभी भी जब आपको कोई डिसीजन लेना हो, जब आपको कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो आप क्या करते हो? आप अपने नॉलेज का यूज करते हो, ना ही कि किसी इंफॉर्मेशन का। आपने कहीं से कुछ सुना, तो किसी सुनने के भरोसे पे आप कोई भी डिसीजन नहीं ले लेते हो। अगर आपने खुद से उसे कोई चीज एक्सपीरियंस किया, जैसे नॉलेज का मतलब, यू कैन ऑल्सो से इट एक्सपीरियंस। नॉलेज आपका एक्सपीरियंस होता है। हाउ यू गेट नॉलेज, हाउ इंफॉर्मेशन इज कन्वर्ट इनटू योर नॉलेज। सो इफ यू एक्सपीरियंस समथिंग, इफ यू पर्सनली एक्सपीरियंस समथिंग, आप किसी चीज को पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे अगर आपको कोई पढ़ाता है, जावा में एक एग्जांपल लेता हूं कि क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस वगैरह, तो किसी से आप सुन लिए तो आपको वो चीज पता नहीं चल जाएगा, आपको उसे एक्सपीरियंस करना होगा। कैसे एक्सपीरियंस करना होगा आपको? तो आप उसको एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स बनाओगे, तब आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, मतलब ये आपका अब नॉलेज बन रहा है। और जब नॉलेज बन जाएगा, इसका मतलब कि आप किसी को चाहो तो उसको आप शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे गौरव लिख रहे हैं कि क्या सर सेल्फ एक्सपीरियंस को नॉलेज कह सकते हैं? जरूर कह सकते हो आप। आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस किया, किसी भी चीज को, आप कहीं पे खेल रहे हो, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जब तक आप उसे एक्सपीरियंस ना करो, जैसे कभी आप किसी को कुछ एग्जांपल बताते हो ना, कि कोई डेफिनेशन भी बताओ कि हाँ इसे ये चीज बोलते हैं, ये सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी है, तो अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, और वो उसको एग्जाम्पल्स को खुद से वो समझने लगे कि हाँ ये तो एग्जाम्पल सॉलिड है, ये तो लिक्विड है, ये तो गैस है, ये तो मोबाइल फोन का एग्जाम्पल है, ये तो कार का एग्जाम्पल है, जब वो एग्जाम्पल्स को कैच करने लगे, समझने लगे, इसका मतलब कि आपने उसे ठीक समझाया है। आपको चीजों को एक्सपीरियंस करना होगा। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि अगर आप कभी इंटरव्यू में जाते हो, तो जब कोई भी क्वेश्चन कुछ पूछेगा आप लोगों से, तो आप क्या करोगे? वहां पे क्या आंसर देना है, कैसा आंसर देना है? आपने उस चीज को खुद के लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस किया है, वो आंसर दो उसे, ना ही कि आपने कहां से क्या सुना हुआ है। तो नॉलेज हमारा जो होता है ना, वो हमारा नॉलेज ही हमारा एक्सपीरियंस होता है। आपका नॉलेज ही आपका एक्सपीरियंस है। और नॉलेज क्या होता है? जब तक आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करोगे, तब तक वो आपका नॉलेज नहीं बनेगा। उसी तरह से जब तक आप कोई काम नहीं करोगे, तब तक आप उस काम में कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। काम करते करते हमें एक्सपीरियंस होता है। उसी तरह इंफॉर्मेशन के ऊपर में प्रोसेस करते करते, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते करते, वो हमारा नॉलेज बनता है। ठीक है। तो हमारे लाइफ में, इंसान के लाइफ में, इंफॉर्मेशन अलग चीज होता है, नॉलेज या एक्सपीरियंस अलग चीज होता है। नॉलेज अलग है, एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन अलग है हमारे इंसान के लाइफ में। बट अगर वही कंप्यूटर के भाषा में बोला जाए, तो दोनों सेम है। ठीक है। नॉलेज दिखना सही नहीं है, बताता हूं क्यों। यहां पे हमारे लिए इंफॉर्मेशन अलग चीज है, नॉलेज अलग चीज है। बट कंप्यूटर के अंदर में
हम लोग डेटा बोलते हैं। कोई बोला ना डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन ही डेटा है। बस ये डिजिटल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर अगर है कुछ इंफॉर्मेशन तो वो डेटा है, और कंप्यूटर के बाहर है तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन, डेटा का मतलब क्या हो गया, डिजिटल इंफॉर्मेशन। बहुत कुछ आपको डेफिनेशन सुनने मिलेगा, रॉ डेटा, ये वो बहुत कुछ सुनने मिलेगा, बट सिंपल सा भाषा में हमें क्या समझना है इसको, जो हमारे लिए जानकारी होता है। कभी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई उसका कुछ इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं उसे मैं नहीं जानता, मतलब कुछ पता नहीं उसके बारे में। तो आप बोलोगे इंफॉर्मेशन जानकारी है कि नहीं। अगर कोई पूछेगा कि भाई कुछ अगर उसका डेटा वगैरह होगा तो मुझे शेयर कर देना ना, इसका मतलब आप खुद डेटा वर्ड से आप समझ जाओगे कि वो डिजिटल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। शेयर कर देना मतलब कि तब उसको हो सकता है व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, कुछ मैसेंजर पे या मेल वगैरह पे कहीं ना कहीं शेयर करना होगा, मतलब वो डिजिटल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। तो डेटा का मतलब हो जाता है डिजिटल इंफॉर्मेशन। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसे हम डेटा बोलते हैं। और ये डेटा जो होता है ना, ये प्लूरल होता है। ठीक है, इसका सिंगुलर क्या होता है, डेटम, DATUM। जैसे होता है ना कि कोई बोल देगा बुक या फिर बुक्स, कार कार्स, वैसे ही डेटम होता है सिंगुलर, बट हम लोग हमेशा डेटा का यूज करते हैं प्लूरल का। ठीक है, तो कंप्यूटर के फील्ड में डेटा हो गया। अब कंप्यूटर में ये दोनों एक ही चीज कैसे होता है, हमारे लाइफ में इंफॉर्मेशन अलग होता है, नॉलेज अलग होता है, बट कंप्यूटर के फील्ड में ये दोनों डिफरेंट, दोनों सेम कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा एक याददाश्त नाम का चीज होता है, आपका एक इंटेलिजेंस होता है। कोई बोलेगा अगर आपको कि व्हाट इज एन इंटेलिजेंस, तो इट इज द अबिलिटी टू थिंक, टू ऑब्जर्व, टू थिंक, टू मेक डिसीजंस, एटसेट्रा। अगर आपको कोई बोलेगा ना कि व्हाट इज एन इंटेलिजेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या होता है, तो इंटेलिजेंस, जिसके पास इंटेलिजेंस होता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ इंटेलिजेंस है तो आप इंटेलिजेंट हो, ऐसा नहीं है। जो इंटेलिजेंट होता है, देखो इंटेलिजेंस सोचने समझने का शक्ति, क्षमता, इट इज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व। अगर आप किसी बच्चे का बात करो जिसका एज है 6 महीना 1 साल, इंटेलिजेंस कोई पैदा होता है उसको भी इंटेलिजेंस मिल जाता है नेचुरली, नेचर की तरफ से। जैसे हमारा हाथ पैर मुंह आंख नाक कान सब है, इंटेलिजेंस भी हमारे पास है, बट वो आपका इंटेलिजेंस एक्टिवेटेड नहीं है, वो आपका इंटेलिजेंस अभी काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंस को काम करने के लिए डेटा चाहिए। क्षमता तो उसके पास है, उसके पास क्षमता है, लेकिन वो क्षमता काम नहीं, नॉलेज चाहिए या उसे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर कोई यहां बोलता है कि व्हाट इज एन इंटेलिजेंस, तो बोलना मतलब इंटेलिजेंस समझ, सोचने समझने का शक्ति आपके अंदर में, सोचने समझने का क्षमता। तो अगर आपके अंदर में सोचने समझने का क्षमता है, इसका मतलब आपके पास इंटेलिजेंस है, बट आप डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको कुछ समझने का क्षमता है, कुछ सोचने का क्षमता है, इसका मतलब कि आपके पास इंटेलिजेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए डेटा चाहिए और पास्ट एक्सपीरियंसेस चाहिए, कि आपने अगर पास्ट में किसी चीज को एक्सपीरियंस किया है तब आप डिसीजन ले सकते हो। एक्सपीरियंस के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। जैसे आपको अगर कोई ऑप्शन दे कि आपको छाता लेके घर से बाहर निकलना है या फिर रेनकोट पहन के बाहर निकलना है, तो आपका एक एक्सपीरियंस होगा सबसे पहला कि भाई अभी कौन सा दिन चल रहा है, तो मान लो बारिश का मौसम चल रहा है, बाहर में बहुत बारिश होने का संभावना है, तब छाता रेनकोट दोनों लेके निकल सकते हो। अगर आप देखोगे कि हाँ थोड़ा मोड़ा होगा तो छाता से मेरा काम चल जाएगा, नहीं तो हमको रेनकोट लेके जाना है, डिसीजन लेना पड़ेगा आपको क्या लेके जाना है। अब वही अगर आपको कोई बोलेगा कि बहुत धूप है बाहर में, बहुत गर्मी है, आप छाता लेके जाओगे या रेनकोट पहन के जाओगे, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि मैं छाता लेके जाऊंगा, रेनकोट क्यों पहनूंगा, तब तो और गर्मी लगेगा। ये जो डिसीजन आप लेते हो ना, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे डिसीजन लेते हो, तो इसको समझने का कोशिश करना थोड़ा सा। हम लोग पहुंचेंगे सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक इसी से, यही डेटा से। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या होता है, तो इंटेलिजेंस एक क्षमता होता है जो हमारे सोचने समझने का क्षमता है, वही है इंटेलिजेंस। सो एवरीवन हैज द इंटेलिजेंस,
बट सबका इंटेलिजेंस का जो लेवल होता है ना वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सबका नॉलेज अलग अलग है। इंटेलिजेंस डायरेक्टली आपके नॉलेज से कनेक्टेड होता है। इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज, it means you have intelligence but you cannot make that kind of decisions, that kind of perfect decisions. एक बच्चे को ये भी नहीं पता तो उसके माँ बाप कौन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास इंटेलिजेंस सोचने समझने का क्षमता नहीं है, वो है, लेकिन वो क्षमता के लिए भी थोड़ा बहुत डेटा उसको नॉलेज चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो एक एक वर्ड याद करता है कि ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये भाई है, ये है, वो है, फ्रेंड्स है, मेरा घर ये है, ये मेरा नाम है, अगर ये नाम से कोई बोलेगा तो मैं उसको रेस्पॉन्स करूंगा। अगर कोई बोलता है कि विशाल, तो मैं उसे रेस्पॉन्स करूंगा। मतलब धीरे धीरे उसको समझ आने लगा, एबीसीडी पढ़ने लगा, 1 2 3 4 कैलकुलेशंस, जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ अब करने लगा है। अब धीरे धीरे जब उसके ब्रेन में जब वो नॉलेज, जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने लगा, नॉलेज बनने लगा उसके पास, अब इसका जो इंटेलिजेंस है ना वो अब धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगा उस लेवल तक। एक 10 साल के बच्चे का जो सोचने समझने का जो क्षमता है और एक 20 साल का जो क्षमता है, 50 साल का जो क्षमता है, इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है? कैसे मिलेगा? एक 2 साल का बच्चा उतना नहीं सोच सकेगा, समझ सकेगा। क्यों? उसके पास डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस मतलब नॉलेज बेस, एक तरह से बात करो, कंप्यूटर की भाषा में डेटाबेस, हमारे यहां वो नॉलेज बेस हो गया। तो ये इंटेलिजेंस के लिए भी क्या है ना कि आपको आपको आप जितना पढ़ाई करोगे, जितना स्टडी करोगे चीजों को, जितना ऑब्जर्व करोगे चीजों को, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, रिसर्च करोगे, स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, वैसे वैसे आपका नॉलेज का लेवल बढ़ते जाएगा और आप उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट बनते जाओगे। देखो, इंटेलिजेंस सोचने समझने का क्षमता एक 10 साल के पास बच्चे के पास भी होता है, एक 30 साल वाले बच्चे के पास भी होता है। बट दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉलेज का। उस 10 साल वाले बच्चे के पास जितना नॉलेज है वो अपने नॉलेज के बेस पे उसका इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो रहा है, इंटेलिजेंस काम कर रहा है। और यह जो 30 साल वाला है वो 30 साल के बेस पे उसका इंटेलिजेंस काम कर रहा है। ठीक है? तो ये इंटेलिजेंस का मतलब होता है हमारा एबिलिटी। तो अब यहां जो डिजिटल इंफॉर्मेशन बोला जा रहा है, डेटा, कंप्यूटर के अंदर में इंटेलिजेंस क्या होता है ना कि कंप्यूटर के अंदर में अभी तक तो इंटेलिजेंस नाम का चीज नहीं है। क्यों? एक से छोटा सा एग्जांपल समझना। आपको मैं एक प्रॉब्लम देता हूं सॉल्व करने के लिए, हो सकता है कि आप उस प्रॉब्लम को 2 मिनट के अंदर में सॉल्व कर दो। मैं 5 साल के बाद सेम प्रॉब्लम आपको दूंगा, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप 5 साल के बाद भी उसको 2 मिनट में ही सॉल्व कर पाओगे। हो सकता है कि 1 मिनट में सॉल्व कर दो, या हो सकता है कि 2 4 5 मिनट भी लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम सॉल्व नहीं हुआ, उस टाइम में सॉल्व हो चुका था 2 साल 5 साल पहले, बट अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप जब कोई डिसीजन लेते हो ना, या कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी काम करते हो, वो किस पे डिपेंड करता है? तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिचुएशंस। जैसे हो सकता है किसी के ऊपर में थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर है, हो सकता है उसको पैसा का बहुत जरूरत है, मतलब अचानक से उसको अर्जेंट पड़ गया है, उसको 50,000 1 लाख रुपए उसको चाहिए और उसके पास पैसा नहीं है और बहुत अर्जेंट है। अब आप उसको रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम दो सॉल्व करने के लिए, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, उसका दिमाग कहीं और है। ये पूरे सिचुएशंस होते हैं, इस पे वो डिपेंड करता है सारा चीज। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा ना तो आप लोग कमेंट में पूछते रहना, ठीक है? तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए आज, तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम देंगे, तो आप जितने टाइम में सॉल्व करोगे, आपको अगर 6 महीने के बाद 1 साल के बाद सेम प्रॉब्लम दिया जाए, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप सॉल्व कर भी पाओगे, और यह भी गारंटी नहीं है कि 2 मिनट में ही सॉल्व करोगे। हो सकता है आधे मिनट में सॉल्व हो जाए, हो सकता है 10 मिनट लग जाए, क्योंकि हमारा कोई एल्गोरिदम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम देता है तो हम उसको, एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सब कुछ डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंट में मेरा सिचुएशन कैसा है, हम क्या सोच रहे हैं, मेरा कंडीशन कैसा है। अब देखना, बहुत बार कोई सो के उठता है तो उसका उतना हो सकता है दिमाग काम नहीं कर रहा, अभी थोड़ा सा वो लेजी टाइप का है, अभी थोड़ा सा उसको मुंह हाथ धो लेने दो, फ्रेश हो जाने दो, तब शायद उसका दिमाग ठीक से काम करेगा। और कोई पूरा नींद में है, देखना किसी बच्चे को नींद लग रहा है, या किसी इंसान को 20 साल 25 साल का उसको नींद लग रहा है, अब वो बेड पे सो रहा, और आप उसको उठा के बैठा दो, उसके मुंह में पानी मारो, उसको उठा के बैठा दो, बोलो बोलो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो उसका अलग ही कुछ सिचुएशन रहेगा सॉल्व करने का, क्योंकि नींद में वो अलग तरीके से काम करता है, जब सो के उठता है तब अलग तरीके से काम करता है। भूख लगा हुआ है उसको बहुत जोर से, तो उसका दिमाग वहां पे कंसंट्रेशन नहीं है आपके प्रॉब्लम की तरफ, अब उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है।
मतलब हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, इस पे डिपेंड करता है, जब डिसीजन लेना, सिचुएशंस के ऊपर में डिपेंड करता है सब कुछ। बट कंप्यूटर का इमोशंस नाम का उसके अंदर में चीज नहीं है। हो सकता है कि हमारे घर में, या फिर कभी ऐसा होता है कि हम बाहर जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब उसको बोलो तुरंत एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में है, और आप उसको फोन करके बोलो कि भाई एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे रहे, सॉल्व करो, तो आपको आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उससे, कि वो तुरंत वो सॉल्व करके दे पाएगा? वो तो परेशान है अभी, किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, हॉस्पिटल में एडमिट करा रहा है, हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम है, अब वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाएगा वो? तो हमारा सब कुछ जो है ना, हमारा इमोशंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है डिसीजन। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। आज आप कंप्यूटर में कोई डेटा को रख दो, कंप्यूटर भूलेगा नहीं, आप 10 साल बाद भी कंप्यूटर के अंदर से निकालोगे ना, वैसे ही काम करेगा। जब तक कंप्यूटर बंद नहीं हो रहा है, तब तक आप उससे काम करवाओ, वो काम करेगा। और जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो भी वैसे ही काम करेगा, बंद होने के पहले तक वैसे ही काम करेगा, और बीच में भी वैसे ही काम करेगा। बट हमारा वैसा नहीं है। हम सो के उठते हैं तो हमारा दिमाग कुछ और ही रहता है हमारा। जब बहुत गहरा आप नींद में हो, नींद लग रहा है, आप सो जा रहे हो, जबरदस्ती कोई पकड़ के आपको उठा दिया, नहीं नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, उस सिचुएशन में आप अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग। इंसान को समझने का कोशिश करो, तब आप एक रोबोट तैयार कर सकोगे। क्योंकि इंसान का हाथ पैर है, रोबोट का हाथ पैर है। आपको पता है कि इंसान हाथ पैर से क्या करता है, वैसे ही रोबोट से करेगा। इंसान का आंख है, रोबोट में कैमरा लगा दो। इंसान का माइक है जो बोलता है माइक से, उस मतलब हम लोग क्या करते हैं, माइक में बोलते हैं, ठीक है, और बोलने वाले प्रोसेस को आप बोल सकते हो एक तरह से स्पीकर। तो अगर आप चाहते हो कि वो रोबोट सुने कुछ, तो उसके अंदर में इंफॉर्मेशन जाने के लिए आप क्या करोगे, वहां पे माइक लगा दोगे, माइक से वो सुन सकेगा। मतलब माइक से, सॉरी, हम बाहर के थ्रू रहेगा, हम उसको कुछ बोलेंगे तो उसके पास वो इंफॉर्मेशन सुनाई देगा। बट वो जब बोलेगा तो एक तरह से वो स्पीकर हो गया, वो जो हमें बोलेगा। सारी चीजों को वहां पे सोल्यूशन होगा। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, उसी तरह से एक दिमाग हमें बनाना पड़ेगा। वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये जो सोचने समझने का जो शक्ति है, ये शक्ति तो हमें मिल जाता है, हम इंसान है, कोई भी इंसान पैदा हुआ उसको शक्ति मिल गया, लेकिन वो काम नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए तो डेटा चाहिए, नॉलेज चाहिए उसके लिए। अब उसी तरह अगर आपको बात किया जाए कि ये इंटेलिजेंस तो हमें तो अपने आप मिल गया है, बट आपको ये इंटेलिजेंस बनाना है। हमारा जो इंटेलिजेंस है वो नेचुरल है, बट आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है, ऐसा एक सोचने समझने का क्षमता बनाना है, कोड के थ्रू, प्रोग्राम करके, जो क्या करेगा ना, चीजों को लर्न कर सके, ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके, सही गलत समझ सके, क्या है क्या नहीं है। उसको पूरा डेटा प्रोवाइड करना होगा आपको, वो लर्न कर सके। जैसे बोलते हैं ना मशीन लर्निंग, इसीलिए बोलते हैं कि मशीन अपने आप लर्न कर सके चीजों को, और लर्न करने के बाद वो क्या करेगा, कोई भी चीज को जब वो लर्न करेगा, उसको प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद वो उसका नॉलेज बन जाएगा, और उसी नॉलेज को वो रियल लाइफ में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, उसका पास्ट एक्सपीरियंस, वॉट एवर लाइक इट हैज लर्नड। तो इंटेलिजेंस होता है सोचने समझने का क्षमता, जिसके बेस पे हम डिसीजन भी लेते हैं। तो अब ये जो इंटेलिजेंस है ना, हमें बनाना है खुद से, प्रोग्राम के थ्रू। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स टू क्रिएट एन इंटेलिजेंस artificially, to create an intelligence through computer program which can observe, think and make decisions according to the situations which we provide to that particular machine. आप उस मशीन को जो भी प्रॉब्लम में डालो, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, अगर उसके पास इंटेलिजेंस है तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एआई पे बेस्ड होकर ना अब सारी चीजों को बनाया जा रहा है। ऐसा किया जा रहा है ना कि अब एआई होगा तो उसके अंदर में मशीन लर्निंग होगा। हम आपको डायग्राम भी बताएंगे इसका, कैसे इसका डायग्राम होता है, पूरा चीज रिलेशन समझाएंगे इसके साथ। तो इंटेलिजेंस ये हो गया। अब देखो कि कंप्यूटर के अंदर में इंटेलिजेंस नहीं है फिलहाल अभी। ये होता है ना याददाश्त, आपको याद रखने का क्षमता। तो देखिए, भूलता वही है जो याद करता है। जिसने याद ही नहीं किया वो भूलेगा कहां से। जैसे बोला जाएगा ना कि मरता भी वही है जो जन्म लिया है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो मरेगा कहां से। तो यहां सेम चीज है, भूलता भी वही है जिसने याद किया है किसी चीज को, जो याद ही नहीं करता वो भूलेगा कहां से। तो कंप्यूटर तो याद करता नहीं है, वहां तो डेटा जाकर राइट हो जाता है, उसको तो याद करने का उसका मेमोरी वैसा नहीं है कि वो चीजों को देख रहा है, समझने का कोशिश कर रहा है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है, तब उसको याद हो रहा है। ऐसा तो नहीं है अभी तक कंप्यूटर कि वो याद करेगा अपने से। याद करने का वहां पे सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए कंप्यूटर के अंदर में
इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों एक ही है, डेटा, क्योंकि ये याद नहीं करता है, और ये याद नहीं करता है इसीलिए ये भूलता भी नहीं है। और कंप्यूटर का क्या होता है ना कि एल्गोरिदम होता है, कोई भी काम को करने का एक प्रोसेस होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स होता है कि पहले ऐसे करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, तब जाके ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसीलिए क्या होता है कि कंप्यूटर में आप कोई प्रॉब्लम को दो, अगर वो अभी 10 सेकंड में सॉल्व करेगा, 1 साल बाद भी वो 10 सेकंड में स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। डिपेंड करता है कि वो भी बिजी है कि नहीं। कभी-कभी कंप्यूटर भी तो मल्टीटास्किंग होता है ना, एक-एक साथ बहुत सारा टास्क असाइन कर दिए हो आप, मल्टीटास्किंग सारे प्रोसेसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है वो। तो डेटा होता है डिजिटल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे नॉलेज इंफॉर्मेशन अलग-अलग नहीं, यहाँ पे एक ही चीज है, क्योंकि इसका याद रखने का याददाश्त नहीं है इसके पास। यहाँ डेटा राइट हो जाता है, आप 10 साल बाद भी खोजोगे आपको मिलेगा। बट आज आपको कोई चीज बता दिया जाए और 10 साल बाद आप ही से पूछा जाए, हो सकता है आप भूल गए हो, क्योंकि आपने याद किया था, इसलिए आप भूल सकते हो। ये तो याद करता ही नहीं है कंप्यूटर। जो डेटा जहां रखोगे जिंदगी में 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी वो डेटा कंप्यूटर में वहीं पे मिलेगा। मशीन क्या होता है? जिसको इंस्ट्रक्शन दिया जा सके एंड इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो कुछ परफॉर्म कर सके। आप इसको एक टूल बोल सकते हो, एक डिवाइस बोल सकते हो, कुछ भी, जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और जैसा उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो कुछ परफॉर्म कर सके, दैट इज कॉल्ड मशीन। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, मान लो हमारे घर में फैन है, फैन को आप इंस्ट्रक्शन दे देते हो स्विच के थ्रू, रेगुलेटर के थ्रू भी कि कितना का स्पीड से फैन चलेगा, एक स्विच के थ्रू भी उसको आप इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि स्विच से ऑन ऑफ करना, पंखा अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड मशीन। बट आप बहुत बार बोलोगे कि ये नाइफ, छुरी हो गया, चाकू हो गया, कोई ग्लास हो गया, कोई हथौड़ी, हैमर हो गया, जो हथौड़ी कहीं पे ठोकते हो कोई चीज, ये सब सारा टूल हो गया जिसको आप लेके कोई काम कर रहे हो। लेकिन मशीन क्या होता है, एक तरह से वो ऑटोमेटेड होता है, उसे इंस्ट्रक्शन मिला तो अपने आप काम करना चालू कर दिया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड टूल। अगर आप पंखा बोलोगे, पंखा में जो पंखी रहता है, कॉयल है, कंडेंसर है, मोटर है, जो भी लगा हुआ है, ये सब सारा उसका टूल है, और सारा मिलके क्या हो गया, एक मशीन बन गया। जैसे एक स्टूडेंट है, टीचर टीचर होता है, एग्जाम को कंडक्ट करने का, कंट्रोल करने का कमिटी अलग होता है, बट सबको मिला दोगे ना एक साथ, जिसको बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम, सिस्टम कोई एक चीज नहीं होता है, ये बहुत सारी चीजों को मिलके बनता है सिस्टम। और एक सिस्टम के अंदर में कोई एक सिंगल सा भी चीज, एक डिपार्टमेंट अगर उसका ठीक से काम नहीं करे तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। जैसे मान लो पंखा, पंखा का कॉइल खराब हो गया, तो आप क्या बोलोगे, कॉइल खराब है, ऐसा नहीं बोलोगे, आप बोलोगे पंखा ही खराब है। कंडेंसर खराब हो गया, पंखा ही खराब है। पंखी खराब हो गया, वो टेढ़ा हो चुका है, ऊपर हवा दे रहा है, आप नीचे बैठे हो, हवा ऊपर दे रहा है, आप थोड़ी ना बोलोगे कि पंखी खराब है, आप क्या बोलोगे, पंखा ही खराब है। मतलब पूरा सिस्टम में अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो पूरा सिस्टम पे उसका इफेक्ट पड़ जाता है, पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है उसका। तो मशीन और टूल में यही डिफरेंस है कि मशीन क्या होता है ना कि इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे और जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा वो परफॉर्म करेगा। और हम लोग आज अपने रियल लाइफ में, आजकल बोला जाता है ना कि पूरा अब टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, मतलब मशीन्स का जमाना चल रहा है। टेक्नोलॉजी भी एक मशीन ही होता है, जिसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे, अपने आप इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो आजकल हर काम को करने के लिए मशीन है। आप स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप मशीन बनाते हो, आप हमेशा स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप मशीन्स बनाते हो। तो ये मशीन है अब लर्निंग। तो अब मशीन विच कैन लर्न इटसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ये दुनिया में उसको कुछ भी मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, आप एक रोबोट बनाओ, मैं आपका एग्जांपल लेता हूं। पहले आपको मैं क्या करता हूं कि आपको पूरा इंडिया में घुमा देता हूं, जितना रास्ता है, गली मोहल्ला, जीटी रोड, नेशनल हाईवे, सारा मैं घुमा देता हूं। हो सकता है कि पूरा घुमाने में 2 साल 5 साल टाइम लगे, और 5 साल के बाद मैं आपको लाके एक जगह पे खड़ा कर दूंगा और बोलूंगा कि बताओ कि वो जो दिल्ली में वो कोई चांदनी चौक नाम का एक जगह था, उसमें गली था, चाय दुकान, उसके बगल में एक ज्वेलरी शॉप था, उसका नाम क्या था, आपको नहीं पता। आप सिर्फ घूमे हो, उतना प्रोसेस नहीं कर पाए हो उतना जल्दी सब कुछ। लेकिन आपकी जगह पे अगर कोई एक रोबोट ला दे हम लोग, और रोबोट में कैमरा वगैरह लगा हुआ है, सारा सेंसर वगैरह सब कुछ है, वो रोबोट में ना सारा इमेज प्रोसेसिंग हो रहा है, वो जहां जा रहा सारा इमेज उसके ब्रेन में कैप्चर होते जा रहा है। अब वो क्या होगा, वहां पे 2 4 साल 5 साल बाद पूरा इंडिया उसको घुमा दो और लाओ, और बोलो कि चांदनी चौक में उस गली का नाम क्या था, टोटल गली का नाम बता देगा। वो अपने दिमाग में देख के बता रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको जब कोई भी इंफॉर्मेशन आता है आपके दिमाग में, तो आपको उसको प्रोसेस करना पड़ता है नॉलेज बनाने के लिए। और जब कोई आंसर देते हो आप, तो आंसर देने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। तो वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन था, आपने देखा, देखते 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 चलते गए, कुछ कुछ चीज आपको याद रहा। अगर वैसा कुछ
स्पेशल केस था तो कहीं पे आप लोग खड़ा हुए थे, दुकान था, आप लोग को बहुत जोर से भूख लगा था, 2 दिन आप लोगों ने खाना नहीं खाया, बहुत जोर से आपका भूख लगा था, अचानक से एक बहुत मुश्किल से कहीं पे होटल मिला जिसका नाम क्या था, गंगा होटल। अब वहां पे जाके बैठ के खाए तो आपको याद रहा, क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद भूख लगा, आप लोगों का टीम था 5 लोगों का, किसी एक बंदे ने बोला कि भाई देखो वहां पे गंगा होटल दिखाई दे रहा है, अच्छा गंगा होटल चलो खाना खाने जाते हैं हम लोग। वो उसके वजह से वो नाम आपको याद हो गया, क्योंकि वो कुछ स्पेशल घटना उसके साथ हुआ। लेकिन वही अगर एक ही घटना 50 बार हुआ तो फिर 2 दिन बाद भूख लगा, फिर 2 दिन बाद भूख लगा, नहीं मिल रहा है, अब वैसा वैसा होटल 50 आ जाएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप कि अच्छा वो वाला कौन सा होटल था, हम नाम भूल गए हैं। आप भी लर्न करते हो, मशीन भी लर्न करता है, बट मशीन का लर्न करने का सिस्टम अलग है। उसका कोई ऐसा नहीं है कि उसका याददाश्त वैसा चूज, वहां सब कुछ राइट हो जाता है, वहां सब कुछ राइट हो जाता है। आप एक मशीन को, उसके अंदर में कैमरा लगा हुआ है, सारा इंडिया घुमा दिए, पूरा रोड रास्ता सब कुछ, उसको नदी नाला सब कुछ घुमा दिया, पूछो कि चांदनी चौक में गली में जो दुकान था, चाय का दुकान, उसके बगल में ज्वेलरी शॉप का नाम क्या था, वो याद नहीं कर रहा है, वो तुरंत अपना डेटा में क्वेरी किया, वहां से देख के बता दिया कि हाँ ये नाम था। बट आप तो क्वेरी नहीं कर रहे हो ना, हमारा सोचने समझने का प्रोसेस अलग है, उसका सोचने समझने का प्रोसेस अलग है, वो सोचता समझता ही नहीं, वो सीधा डेटा देखता बता देता आपको, सोचने वाला काम वहां नहीं होता अभी। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है कि मशीन लर्निंग में हम ऐसा एक मशीन बनाएंगे जो लर्न कर सके, चीजों को समझ सके, उसको याद कर सके, समझ सके, प्रोसेस कर सके डेटा को, एक्सटर्नल जो भी बाहरी जो भी चीजें हैं वो देख सके, देख के समझ सके, डेटा को ले सके, कैप्चर कर सके, और बाद में जब हम कोई डिसीजन लेना चाहे तो पास्ट डेटा या फिर उसका जो एक्सपीरियंस रहेगा उसका वो हेल्प से नया नया डिसीजन खुद से ले सके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब आपको सबसे पहला कि इंसान को उसको कुछ करना ही नहीं है, वो मशीन को बना के इंटेलिजेंस डाल के आप छोड़ दो, वो अपने आप सब कुछ करते रहेगा। वो बस रास्ता में जा रहा है, वो रास्ता ठीक उसको याद होते रहेगा, यहां से दाएं घूमे थे राइट में, यहां से बाएं घूमे थे हम लोग, यहाँ पे 90 डिग्री घूमे थे, यहाँ पे 4 रास्ता आया था, चारों रास्ता में हम उस रास्ते में गए तो सब कुछ याद कर लिया है। और जब वो वापस आएगा तो उसको पता है कि किधर हमको मुड़ना है, बट हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, क्योंकि वहां तो वो याद तो कर ही नहीं रहा है, वहां तो डेटा राइट हो जा रहा सीधा सीधी। तो मशीन लर्निंग में हमें ऐसा एक मशीन बनाना है जो खुद से लर्न कर सके, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी हमें। अभी हम आएंगे सारे टॉपिक्स पे, जब रिलेट करेंगे ना एक दूसरे के साथ सबको, तब आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि कौन क्या है और किसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है पहले। तो इंटेलिजेंस समझ में आ रहा, आर्टिफिशियल का मतलब ह्यूमन मेड, हम लोगों ने जिसको बनाया आर्टिफिशियल है, कंप्यूटर आर्टिफिशियल मशीन, पंखा आर्टिफिशियल मशीन, हम लोगों ने जो बनाया वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। लर्निंग समझ में आ रहा है कि जो लर्न करेगा, लर्न करने का प्रोसेस, लर्न कर रहा है, ठीक है। डेटा समझ में आ रहा है, नॉलेज और एक्सपीरियंस समझ में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन समझ में आ रहा है। जब ये सब समझ में आया, इसके बाद अब आप स्टार्ट करोगे डेटा साइंस से। डेटा आपको समझ में आता है, डेटा क्या होता है, अब होता है साइंस, विज्ञान क्या होता है। तो डेटा साइंस, साइंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे साइंस है। कोई बोलेगा ना साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, तो देखना विज्ञान, ज्ञान है यहाँ पे, किसी भी चीज का ज्ञान। देखो विज्ञान हम लोग बोलते हैं ना साइंस में, कि साइंस में सिर्फ लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है, डेटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, ऐसा ही नहीं, हर चीज में साइंस है। आपको समझना होगा पहले साइंस का मतलब क्या है, साइंस क्या है। क्या मैथ साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स, उसका भी विज्ञान है, वहां भी ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ये होता है ना कोई स्पेसिफिक चीज का ज्ञान। विज्ञान का मतलब ही क्या हो गया, कोई लाइफ के बारे में आपको ज्ञान हो गया है तो लाइफ साइंस, आप लाइफ साइंस पढ़ रहे हो, मतलब लाइफ के बारे में आप ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान अर्जित कर रहे हो, आप ज्ञान कलेक्ट कर रहे हो, नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो और इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हो कोई स्पेसिफिक चीज का। तो स्पेसिफिक चीज का नाम होता है, डेटा के ऊपर में काम करोगे तो डेटा साइंस, कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहे हो तो कंप्यूटर साइंस, लाइफ के ऊपर में स्टडी कर रहे हैं, लाइफ के ऊपर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो लाइफ साइंस, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में कर रहे हो जितने भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो वो फिजिकल साइंस। यही साइंस है, मैथमेटिक्स भी साइंस है, एक लैंग्वेज भी एक साइंस है। अगर आप समझने जाओ साइंस को तो सब कुछ साइंस है, जहां ज्ञान है वो ज्ञान है, बिना ज्ञान का विज्ञान होता ही नहीं है। लाइफ साइंस, लाइफ के बारे में आपको ज्ञान चाहिए, बिना लाइफ का ज्ञान का आप लाइफ साइंस कर ही नहीं सकते हो। जहां ज्ञान है वहां विज्ञान है, विज्ञान के साथ ज्ञान रहेगा ही।
बिना ज्ञान का विज्ञान नहीं हो सकता है। आप किसी भी चीज का ज्ञान लो, जियोग्राफी क्या साइंस नहीं है क्या? हम लोग उसको आर्ट्स के कैटेगरी में रखा गया है, चलो ठीक है, क्या वो साइंस नहीं है? तो वहां चीजों को आप ऑब्जर्व नहीं करते हो? चलो पहले आपको डेफिनेशन इसका बताते हैं साइंस का। हिंदी में इसका डेफिनेशन क्या होता है, हम लोगों को भी कभी किसी ने बताया था ऐसा, ठीक है, कि बोला गया था ना हिंदी में कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित और सत्य ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में अपने हिसाब से समझे तो कि साइंस मतलब क्या होता है कि टू ऑब्जर्व, टू ऑब्जर्व, सोचना किसी चीज को, किसी चीज को समझना, प्रैक्टिस करना, एक्सपेरिमेंट करना, टेस्ट जो आप कर रहे हो, किसी चीज को स्टडी करना, और लास्ट में प्रूफ करना। एट द एंड आपको प्रूफ करना होगा उस ज्ञान के मदद से। आपको ज्ञान के मदद से हर चीज को प्रूफ करना होगा, ठीक है? ज्ञान के मदद से आपको हर चीज को प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है? जैसे बोला जाता है ना कि साइंस, विज्ञान हमेशा प्रूफ मांगता है। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि विज्ञान, साइंस बहुत सारी चीजों को नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है बहुत सारी चीजों को? क्योंकि उसको प्रूफ चाहिए। अब जिस चीज का आप प्रूफ नहीं दे सकोगे, आप समझ लेना कि वो साइंस के अंदर में नहीं है। आप अगर किसी चीज का प्रूफ ना दे सको तो साइंस के अंदर में नहीं है। अगर आप बोलो कि 3+5 = 8, आप प्रूफ कर सकते हो ना? और बोल सकते हो कि 3+5 ≠ 9, ये भी आप प्रूफ कर सकते हो। सच को भी आप प्रूफ कर सकते हो, सत्य को भी आप प्रूफ कर सकते हो, गलत को भी आप प्रूफ कर सकते हो कि ये गलत है। अगर कोई बोलेगा 3+5 = 9, आप बोलोगे ये गलत है, इसका मतलब आप सही बोल रहे हो। एंड यू कैन प्रूव दैट हाउ 3+5 ≠ 9। क्योंकि किसी ने बोला =9, तो आप उसको प्रूफ कर सकते हो कि नहीं, =9 नहीं होता है, =8 होता है 3+5। तो साइंस क्या होता है? जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो, कोई ऑब्जर्व करते हो, सोचते हो, प्रैक्टिस करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो किसी चीज के ऊपर में, तब जाके लास्ट में आपको कोई फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट मिलता है जिसके बेस पे आप प्रूफ कर सकते हो। सारे जगह पर ये प्रूफ वाला फंडा है। साइंस प्रूफ मांगता है और साइंस प्रूफ करता है किसी चीज को कि दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, ये ऐसे काम कर रहा है, वो साइंस है। किसी भी चीज का साइंस, किसी भी चीज का ज्ञान, जहां ज्ञान है वहां विज्ञान है, विज्ञान के साथ हमेशा ज्ञान है। बिना ज्ञान का विज्ञान नहीं हो सकता है। और विज्ञान कोई स्पेसिफिक चीज का ज्ञान, विज्ञान का मतलब यही है, ऑर्गेनाइज्ड, कलेक्टेड और ट्रूथ विच कैन बी प्रूव्ड, यही है विज्ञान। डेटा साइंस में भी आप ये सब सारा चीज करते हो, तो आप डेटा साइंस में भी प्रूफ करते हो। डेटा साइंस में भी आप ये सब सारी चीजों को प्रूफ करते हो। तो ये साइंस हुआ। अब डेटा साइंस क्या होता है? तो डेटा को आपको ऑब्जर्व करने पता आना चाहिए। डेटा साइंस, डेटा साइंस का कुछ प्रोसेस होता है जो आपको समझना होगा। प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस, सबसे पहला डेटा कलेक्शन। आप तो डेटा कलेक्ट करते हो, पहले आपको डेटा चाहिए। साइंस ठीक है होगा, लेकिन पहले तो हमें डेटा चाहिए। डेटा ही नहीं रहेगा तो डेटा साइंस कहां से आ जाएगा? बिना डेटा का डेटा साइंस कहां से हो जाएगा? लाइफ नहीं है तो फिर लाइफ साइंस कहां से आ गया? ठीक है, तो डेटा कलेक्शन। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि माइक तो ऑफ है सबका, कुछ फीडबैक दे दो यस नो करके। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि डेटा साइंस, आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। यू हैव टू हैव डेटा, बिकॉज विदाउट डेटा यू कैनॉट वर्क विथ साइंस और यू कैन नॉट डू डेटा साइंस। सो आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा, मान लो आपके पास डेटा आ गया, ठीक है, अब क्या करोगे? डेटा प्रोसेसिंग।
जब आपके पास डेटा आ गया, अब आप डेटा को प्रोसेस करोगे। डेटा एनालिसिस, एनालाइज करो डेटा को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमें किस तरह का डेटा चाहिए। डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा मॉडलिंग, ये सब सारा चीज हमें सीखना पड़ता है कि डेटा कलेक्ट करने का बहुत सारा तरीका है। आज के टाइम में अगर आपसे कोई पूछे कि सोर्स ऑफ डेटा, डेटा कहां कहां से आता है, ये पूरा डेटा का सोर्स क्या है, डेटा आपको कहां कहां से मिल सकता है, तो देखना सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल, डेटाबेस में एसक्यूएल में भी डेटा आपका रह सकता है, इंटरनेट वेबसाइट, ऑडियो फाइल्स आपको डेटा कभी कैप्चर करना पड़ सकता है, कोई पिक्चर है, इमेज में कुछ लिखा हुआ है, मान लो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये पिक्चर बन जाएगा, फोटो, फोटो में भी कुछ लिखा हुआ है ना, वहां से भी डेटा को कैप्चर कर सकते हो। ये सब हमें सीखना पड़ता है इसमें कि डेटा कैसे कैसे हम कलेक्ट करेंगे और डेटा राइट कैसे करेंगे, कहीं पे डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा, आपके पास स्टूडेंट्स का सारा डेटा है, पूरा इंडिया में जितना स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट्स का डेटा आपके पास है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हमें जो बंदे फर्स्ट ईयर में जो है कंप्यूटर साइंस में जो बीटेक कर रहे होंगे, सिर्फ उनका डेटा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप हमें डेटा दोगे प्रोसेस करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद। डेटा को क्लीन करना पड़ता है बहुत बार। क्लीन करने का मतलब यहाँ ऐसा आता है कि बहुत बार मान लो कि कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट पे लेके आना, हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट पे लेके आना। जैसे मान लो कोई आलू प्याज कोई भी सब्जी वगैरह है, जब देखना कि जब खेत से उसको लेके आते हैं तो कुछ मिट्टी लगा रहता है, कोई भी हरा सब्जी में भी कुछ मिट्टी वगैरह लगा रहता है, तो उसको क्लीन क्यों करते हैं, मैंने खाने लायक बनाओ। क्लीन करने का मतलब क्या होता है, अगर सब्जी वगैरह है तो उसको साफ सुथरा क्यों करोगे, उसे खाने लायक बनाओ, क्योंकि मिट्टी के साथ नहीं खा सकते हैं, तो उसको क्लीन करो। तो इसमें भी क्या है कि डेटा ना बहुत सारे चीज रहते हैं उसके अंदर में, बट हमको वो सबसे नहीं, हमको जैसा चाहिए जिसको हम यूज कर सकें वैसा फॉर्मेट में हमके बना के दो। ठीक है। अब होता है डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा को देखना, इसमें ग्राफ चार्ट वगैरह बना के हम लोग दिखाते हैं, डैशबोर्ड वगैरह भी बनाना पड़ता है हम लोग को। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो यूज करते हैं, जैसे पावर बीआई, टैबलू वगैरह, ये सब भी यूज करते हैं, अलग अलग टूल्स हैं। और अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करोगे तो उसमें भी मैटप्लॉटलिब वगैरह होता है, लाइब्रेरी है पहले से, जिस पे जाकर हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन सब सारी चीज कर सकते हैं। आर है, आर लैंग्वेज, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे क्या है, डेटा को विजुअलाइज करना, कहीं क्या आपको नंबर लिखा रहेगा कि 2015 में 1500 करोड़ का प्रॉपर्टी था, 2020 में 1800 करोड़, 2021 में 900 करोड़। तो ये ऊपर नीचे जब बार बनाओगे ना चार्ट वगैरह, तो लोगों को थोड़ा सा अच्छा से समझ में आता है। लेकिन नंबर्स बोलोगे 1500 1800 तो हाँ, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ज्यादा है। चार्ट से ना थोड़ा सा होता है ना, देखने वाला चीज लोगों को और ज्यादा अच्छा लगता है। तो डेटा विजुअलाइजेशन वैसा चार्ट वगैरह हम लोग को बना के दिखाना पड़ता है उसमें सब कुछ। फिर डेटा मॉडलिंग, मॉडल हम लोग को तैयार करना पड़ता है। आप एक तरह से मॉडलिंग का मतलब बोलो कि हम लोग को यहाँ पे क्लास वगैरह बनाना पड़ेगा। अब क्लास बनाओ, क्लास के अंदर में मेथड्स बनाओ, अब उस तरह से हमको बना के उसको सारा यूज करना होगा, ऐसा जो एपीआई कॉल कर सके, कुछ भी हो सके यहाँ पे, वो सब सारा चीज है हमें, मतलब रेडी टू यूज, एकदम रेडी टू सर्व, एकदम सर्व कर दो, या डायरेक्टली कोई डायरेक्टली आपके कॉल करेगा आपको और वहां से यूज कर लेगा, वो एक्सेस कर लेगा सारी चीजों को। लेकिन इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मशीन लर्निंग आप लोगों को समझ में आ, डेटा माइनिंग, या फिर इसको बोलो डीप लर्निंग। अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ोगे तो डीप लर्निंग करना होगा आपको। डीप लर्निंग के अंदर में ही होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन जो काम करता है ना कैसे, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। पूरा ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करेगा, न्यूरॉन्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसका रिलेशन देखो कैसा होता है ये लोग आपस में। एमएस पेंट, ये समझ लो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो तो आपको मशीन लर्निंग पढ़ना पड़ेगा। मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर बोल सकते हो कि मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई। मतलब मशीन लर्निंग एआई के बाहर नहीं है, एआई के अंदर है। इसका मतलब कि अगर आप एआई पढ़ रहे हो तो आपको मशीन लर्निंग पढ़ना पड़ेगा। अब मशीन लर्निंग पढ़ोगे तो आपको डीप लर्निंग पढ़ना पड़ेगा। डीप लर्निंग, क्योंकि मशीन लर्न कर रहा है तो उसको दिमाग तो चाहिए।
हमारा ह्यूमन ब्रेन, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए आपको डीप लर्निंग पढ़ना पड़ेगा। ये है डेटा साइंस। अगर आप एआई, मशीन और डीप लर्निंग पढ़ रहे हो तो भी आपको डेटा साइंस का कुछ पार्ट पढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि पूरा डेटा साइंस, बट डेटा तो चाहिए। जहां डेटा लगेगा, जहां डेटा का जरूरत होगा, वहां डेटा साइंस चाहिए, क्योंकि हमें उस फॉर्मेट में रेडी करके उसको डेटा देना है, कुछ भी डेटा नहीं दे देना है। अब डेटा साइंस में जाओगे तो डेटा साइंस के अंदर में आता है बिग डेटा। ये बिग डेटा क्या होता है, डेटा साइंस के अंदर ही है, ठीक है। बिग डेटा क्या है, देखो सिंपल सा चीज, जब ज्यादा डेटा हो जाता है ना तो उसको बोलते हैं बिग डेटा। जैसे मान लो एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान, अब 1-2 लाख इंसान होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, भीड़। ये भीड़ मतलब क्या है, बिग डेटा एक तरह से। अगर आपको बोलेंगे कि आपके पास टोटल कितना स्टूडेंट का डेटा है तो बोलोगे 100। कोई बोलेगा मेरे पास 1 मिलियन स्टूडेंट्स का डेटा है, कोई बोलेगा पूरा दुनिया में जितना स्टूडेंट है सबका डेटा हमारे पास, बहुत डेटा है, मतलब बिग डेटा। अब बिग डेटा को हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। आप एक्सेल वगैरह में ये सब काम नहीं कर पाओगे। आपको वहां पे बिग डेटा से रिलेटेड जो भी टूल्स वगैरह दिए गए हैं उसी का यूज करना होगा। देखो अभी के टाइम में मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट टूल्स एंड लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स। सब कुछ पहले से बना के आपको दिया गया है, बस वही सब सारी चीजों का हमको प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है हमें, कि कैसे हम लोग काम करते हैं, बिग डेटा पे कैसे काम करते हैं। बहुत बड़ा बड़ा डेटाबेस है, उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, बड़े बड़े डेटाबेस को। और बड़े डेटाबेस का एग्जांपल क्या होगा, तो सपोज कोई मान लो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसी बैंक, कोई भी बैंक है। हर बैंक के डेटाबेस के अंदर में हर सेकेंड हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं। डेटाबेस का ट्रांजेक्शन का मतलब पैसा का ट्रांजेक्शन नहीं, डेटाबेस ट्रांजेक्शन का मतलब उसमें रिकॉर्ड जो एंट्री होता है डेटाबेस के अंदर में। मान लो आपको पता ही होगा कि आजकल यूपीआई पेमेंट चल रहा है। कहीं भी लोग जाते हैं, 5 रुपए का, 10 रुपए को चाय पी लिए, 10 रुपए पेमेंट कर दिए। तो आप जब 10 रुपए पेमेंट कर रहे हो, आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो स्टेट बैंक के डेटाबेस में वो एंट्री हो चुका है ना, कि किसी एबीसीडी पर्सन ने 10 रुपए का ट्रांजेक्शन किया। इसने किया, किसको दिया, उसका ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, किस डेट को किस टाइम पे दिया, वो सब कुछ वहां पे मेंटेन हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप कर रहे हो ट्रांजेक्शन, वैसे हो सकता है कोई एनईएफटी करता हो, कोई आरटीजीएस करता हो, कोई आईपीएस कर रहा है, कोई गूगल पे किया, कोई फोन पे किया, कोई बैलेंस इंक्वायरी करने गया, कोई एटीएम से पैसा निकाला, कोई ऑनलाइन कोई परचेज किया फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाके। मतलब हर सेकंड पूरा इंडिया में कितने सारे लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते होंगे पैसा से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो जितना पैसा से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सारा डेटा डेटाबेस में तो मेंटेन हो रहा है ना स्टेट बैंक का। अब सोचो कि हर महीना, महीना तो छोड़ो, वीकली हमको लगता है कि टीबी में उसका बाइट जनरेट होता होगा डेटा, या मंथली ही पकड़ लो, टीबी में उसका डेटा जनरेट होता होगा, उतना सारा जो डेटा का ट्रांजेक्शन हो रहा है। और आज से 10 साल पहले आपने जो ट्रांजेक्शन किया था वो भी आज आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि उसका कोई लिमिट है कि 3 साल पुराना, 3 साल तक का डेटा मिलेगा, उससे पुराना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। अब जो ये सिस्टम चल रहा है ना, नया नया जो टेक्नोलॉजी आया हुआ है, ब्लॉकचेन बोलो चाहे कोई भी, डेटा तो कभी खत्म होगा ही नहीं। अब स्टेट बैंक जो आज है, आज से 50 साल बाद भी स्टेट बैंक रहेगा। तो 50 साल पहले किसने क्या ट्रांजेक्शन किया था ना, उसके पास डेटा रहेगा। वो डेटाबेस तो हमेशा डेटा बढ़ते जा रहा है ना डेटाबेस के अंदर में, ये तो कभी घटेगा नहीं, ये तो घटने वाला चीज नहीं है, ये हमेशा बढ़ने वाला चीज है। ये ऐसा चीज है जो कभी कम नहीं हो सकता, ये हमेशा बढ़ेगा ही। आज 1 टीबी था, कल 2 टीबी हो जाएगा, परसों 5 टीबी हो जाएगा, क्योंकि पिछला डेटा भी हमें सेव करके रखना है, पिछला डेटा को आपको डिलीट नहीं करना है। तो इतना जो डेटा हो जा रहा है, यही बन जाता है बिग डेटा। कभी इसी के ऊपर में आपको एनालिसिस करना पड़ जाए, एनालिटिक्स करना पड़ जाए आपको, जब बहुत ज्यादा मात्रा में जब डेटा हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। कभी हो सकता है कि कोई बोलेगा ट्रांजैक्शन का डेटा हमें दिखाओ, कोई बैंक अकाउंट ओपनिंग का डेटा दिखाओ, कोई बोलेगा क्या कि वो कैश में कितना पैसा जमा किया है। अलग अलग बैंक का अलग अलग फॉर्मेट स्ट्रक्चर हो जाता है। जब इतना तरह के अलग अलग वैरायटी के डेटा पे आपको काम करना पड़ जाए ना, तब बोलोगे बिग डेटा, कि भाई ये एक्सेल वगैरह में ये पॉसिबल नहीं है, एनालिटिक्स वगैरह, इसके लिए अब हमको बिग डेटा करना ही पड़ेगा। तो बिग डेटा के लिए बहुत सारे टूल्स दिया हुआ है, कि जब उस अमाउंट में वैसा लार्ज आपको डेटा सेट अगर मिल जाता है, डेटा लेक भी है, एक तो बिग डेटा हो गया, डेटा लेक, डेटा ओशन, जब बहुत ज्यादा डेटा हो जाए तो ये सब कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं बिग डेटा। और बिग डेटा कुछ नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा डेटा हो गया तो बिग डेटा। डीप लर्निंग में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन जैसे काम करता है वही हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। क्योंकि अगर आप एआई पे काम करने जाओगे या मशीन लर्निंग पे भी काम करो तो आपको डीप लर्निंग करना होगा। क्यों? क्योंकि एआई का पार्ट ही है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का पार्ट है डीप लर्निंग। मतलब आप चाहते हो कि हम एक इंटेलिजेंस बनाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम एक
इंटेलिजेंस बनाना चाहते हैं, सोचने समझने का क्षमता। तो सोचने समझने का क्षमता के लिए जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है, वहां पे भी तो ब्रेन होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे वो काम करेगा, कैसे सोच सकता है, वो कैसे समझ सकता है, क्षमता कहाँ गया उसका। तो डीप लर्निंग हमें पढ़ना पड़ता है। तो इसका एक और आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल। डेटा साइंस, एमएलएआई, कुछ भी लिखे, इमेजेस में चलते हैं। इसका इमेज में, हाँ इसको देखो, इससे आपको क्लियर समझ में आएगा। स्क्रीन तो हाँ शेयर है, था ही। ये देखो, इस पे क्या है, एआई। एआई के अंदर में क्या है, मशीन लर्निंग। यही रिलेशन है सबके बीच में, कि अगर आप चाहते हो कि आपको एआई पढ़ना है, एआई सीखना है, तो उसके अंदर आपको मशीन लर्निंग सीखना ही पड़ेगा। अगर आप मशीन लर्निंग सीख रहे हो, इसका मतलब कि आपको डीप लर्निंग पे काम करना ही होगा, डीप लर्निंग सीखना ही होगा। अगर आप एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग किसी भी चीज पे काम कर रहे हो, तो आपको डेटा साइंस सीखना ही पड़ेगा। और आप डेटा साइंस सीखोगे तो आपको बिग डेटा पे काम करना ही पड़ेगा। डेटा एनालिसिस, बहुत सारी चीज यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स बोल सकते हो इसको आप। अब डीप लर्निंग के अंदर में बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। क्या क्या चीज है डीप लर्निंग के अंदर में, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। चलो इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो, एआई के अंदर में क्या है, अमेजन परचेज प्रेडिक्शन। अमेजन क्या करता है कि प्रेडिक्ट करता है, इसको आप बोल सकते हैं एक तरह से प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। जैसे देखना कि आप अमेजन वगैरह जो यूज करते हो, तो आपको रिकमेंड करता है ना, कि रिकमेंडेड फॉर यू। पूरा एआई है उसके पीछे में, वो आपके सारे एक्टिविटीज को रीड कर रहा है, आपके एक्टिविटीज को स्टडी कर रहा है वो। आप बस एक चीज जानना कि मान लो कि चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग 10 लोग हैं, ठीक है। आज 10 लोग फर्स्ट टाइम एक नया ईमेल आईडी, नया मोबाइल नंबर से अमेजन में अकाउंट बनाओ, अपने मोबाइल फोन पे या कंप्यूटर पे कहीं पे भी। तो 10 लोगों को ना उसका पूरा इंटरफेस हम लोग को सेम दिखाई देगा। जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे अमेजन, सबको एक ही चीज सेम टू सेम सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब आप उसको 2 4 5 दिन यूज करो। मैं यूज करता हूँ, मैं मान लो इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह बहुत सारा सर्च कर रहा हूँ, मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर, ये सब सर्च कर रहा हूँ। कोई क्या कर रहा है, कपड़ा वगैरह सर्च कर रहा है। कोई क्या कर रहा है, ज्वेलरी वगैरह सर्च कर रहा है। कोई क्या करता है कि फर्नीचर वगैरह सर्च करता है। मतलब हम लोग 2 4 5 दिन तक अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं। देखना 5 दिन के बाद अमेजन का पूरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा हमारे लिए। मुझे मेरे हिसाब से दिखाई देगा सब कुछ, आपको आपके अकॉर्डिंग दिखाई देगा। आपको जो प्रोडक्ट्स वगैरह रेकमेंड किए जाएंगे आपके अकॉर्डिंग दिखाई जाएंगे। ऑफर वगैरह जो चलेगा, ऑफर भी आपको आपके चीजों के ऊपर में दिखाई दे रहा है। मैं हमेशा फर्नीचर से रिलेटेड चीज सर्च करता हूं, तो मोबाइल में ऑफर चल रहा है, मुझे उससे क्या मतलब है। ये तो एक तरह से अननेसेसरी हो गया ना। जैसा किसी कोई भी चीज दिखा दो। अगर एक एग्जांपल आपको ले ले डिजिटल मार्केटिंग का ही, देखो डेटा साइंस डिजिटल मार्केटिंग में भी है। आज के टाइम में आप एक चीज जान लेना हमेशा, कि बिना डेटा साइंस का कोई भी फील्ड काम नहीं कर रहा है। डेटा साइंस में भी मार्केट में इतना अपॉर्चुनिटी है। आप वो डेटा साइंस बोलो या कोई भी चीज बोलो, जितना भी टेक्नोलॉजी लिखे हुए हैं, क्लाउड बोलो, डेटा साइंस बोलो, मशीन लर्निंग बोलो, एआई बोलो, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर मार्केट में एक से कभी मार्केट में बन रहा सब सारा सॉफ्टवेयर। जितना भी चीज हम टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, मार्केट में हर चीज का डिमांड है। आप कोई भी चीज सीख लो और अच्छे से सीखो। ये तो खैर इसके अंदर का पार्ट हो गया, अगर इसको हम हटा दें यहां से। अगर मशीन लर्निंग करोगे, डीप लर्निंग करना ही पड़ेगा। अगर यही 5 चीज की बात करें, इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी ऐड कर दो। एक तो डेटा साइंस होता है, मतलब इसमें डेटा एनालिटिक्स वगैरह हम लोग सीखते हैं। और एक बिजनेस एनालिटिक्स भी होता है। आज दुनिया में जितना भी कंपनी है, विदाउट बिजनेस एनालिस्ट तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। हर किसी के पास एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट है, सब किसी के पास। वही लोग पूरा बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, जितना भी टॉपिक लिखा गया है सारा में करियर है, फ्यूचर है। लेकिन जो डेटा साइंस पार्ट है, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो आज के टाइम में, ई कॉमर्स पे काम कर रहे हो, तो भी आपको वहां पर डेटा साइंस चाहिए, एआई भी चाहिए वहां पे। क्योंकि बहुत सारा काम ऑटोमेशन पे चलेगा, वहां ऑटोमेटेड होगा सब कुछ। मतलब सोचोगे ना तो सारा आपस में एक दूसरे से रिलेटेड भी है। आप एक सॉफ्टवेयर बना लो, लेकिन बनाने के बाद आपको उसको क्लाउड में लॉन्च करना होगा, डिप्लॉय करना होगा क्लाउड में। जैसे हमारा जो वेबसाइट है, ये देखो octaculus.tech, ये कहां पर लॉन्च है, क्लाउड में है। कौन से क्लाउड में, Amazon वेब सर्विसेज, AWS। अभी वर्ल्ड में सबसे टॉप में है, लीडर वही है क्लाउड इंडस्ट्री का। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। तो ये हमारा कहां पे लॉन्च है, ये AWS में लॉन्च है। ये octaculus.tech, ये जावा पे बना हुआ है पूरा सॉफ्टवेयर।
जावा में कौन सा टेक्नोलॉजी पे? पूरा स्प्रिंग हाइबरनेट। ये वर्डप्रेस नहीं है कि ड्रैग एंड ड्रॉप सब बना दोगे, ये सारा कस्टम कोड किया गया और सिक्योर है ये, इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता है। फ्रेमवर्क क्या यूज किया गया है जावा का? तो जावा स्प्रिंग फ्रेमवर्क है इसके पीछे में। ये जो एसएसएल सिक्योरिटी देख रहे हो लॉक, ये भी अमेजन से ही खरीदा हुआ है सारा चीज। देखो सर्टिफिकेट इज वैलिड कहां से है? अमेजन आरएसए इशूड बाई, कौन इशू किया हमको ये सर्टिफिकेट? अमेजन, ऑर्गेनाइजेशन अमेजन। कब इश्यू किया है? 19 दिसंबर 2022 को। एक्सपायर 18 जनवरी 2024। इतना तक वैलिड है। जो भी हमारा एसएसएल सिक्योरिटी आप बोलो, या ये जो डोमेन नेम जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है डीएनएस वगैरह, या वेबसाइट को डिप्लॉय किया हुआ है, या पूरा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, इसको कौन से सर्वर कहां से लिया गया है? अमेजन से। सब कुछ अमेजन पे है और अमेजन बहुत सिक्योर है। अभी वो लीडर है पूरा क्लाउड का। अमेजन ये मत समझना कि अमेजन का जो पूरा बिजनेस है, दुनिया का जो सबसे बड़ा कंपनी बन के बैठा हुआ है सिर्फ वो अपना ई कॉमर्स से ही कि सामान वामान जो बेचता है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ है उसके अंदर में, बहुत कुछ है। क्लाउड से बहुत बिजनेस करता है वो। आज बड़ा बड़ा जितना कंपनी का डेटाबेस सारा क्लाउड में एडब्ल्यूएस के पास है, सब वहीं पे डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, तो यहां देखो अमेजन परचेज प्रेडिक्शन, तो अमेजन ही नहीं, इसको आप बोल सकते हो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग रिकमेंड करते हैं वो सारा क्या है? सारा यही है एआई पे। स्मार्ट ईमेल कैटेगराइजेशन, ईमेल का भी पूरा कैटेगरी जो बांट देता है। आप देखोगे एक तरह से आप जीमेल जब यूज करते होगे, देखना उसमें भी आता है सोशल मीडिया, प्रमोशंस और आपका प्राइमरी ईमेल। ये जो सारा बट जा रहा है ना, गूगल वगैरह सब यूज कर रही है, सब एआई पे पूरा काम होता है उन लोगों का। कैसे इसको सेपरेट अलग अलग बांट देना है, कैटेगराइज कैसे करना है, कौन सा किस कैटेगरी का है। मशीन लर्निंग में क्या होता है? गूगल मैप, स्पीड ऑफ ट्रैफिक, ये सब सारा मशीन लर्निंग है। जितना गूगल मैप पे देखते होगे ना कि बहुत जगह पे दिखाता है ट्रैफिक इधर से ज्यादा जाम है, उसको कैसे पता? क्योंकि वो तो लाइव नहीं दिखा रहा है। गूगल मैप तो लाइव नहीं है ना कि आपको लाइव दिखा रहा है कि देखो वहां पे गाड़ी चल रहा है, आप छत पे खड़ा हो गए हो, किसी को बोलो हम हाय हेलो कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, कोई देख लो हमको। ऐसा नहीं होता, लाइव नहीं होता वहां पे। तो उसको कैसे पता? वो जितना भी कैप्चर करता है ना, देखता है कि कौन से कितने समय में कहां पे ज्यादा भीड़ लगता है, कहां पे ज्यादा गाड़ी रुकता है, उसके अकॉर्डिंग देखना वहां पे पाथ येलो या रेड हो जाता है कि यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा इस समय में जाम होगा ही। आजकल ना सारे जगह पे एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब यूज हो रहा है। और ये सारे चीजें हो कहां पे रहे हैं? तो क्लाउड में। क्योंकि ऑफलाइन तो कुछ होगा नहीं ना, सारा ऑनलाइन ही होगा। क्लाउड में भी क्या है, पढ़ोगे तो आपको पढ़ना पड़ता है डेटा सेंटर क्या होता है, ये सब सारे चीजों पे काम करना होगा आपको। ये डेटा सेंटर, क्लाउड का मतलब ये मत समझना कि बादल, कि क्लाउड का मतलब लोग ऊपर देखते हैं कि बादल में डेटा सेव हो रहा है। अरे भाई, डेटा को सेव करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर में ही सेव हो रहा है। बट वो कंप्यूटर आपके पास नहीं है, वो डेटा सेंटर में है। और उस कंप्यूटर को एक्सेस कैसे कर रहे हो आप? तो इंटरनेट के थ्रू। क्लाउड का मतलब ही हो गया इंटरनेट एक तरह से, कि इंटरनेट के माध्यम से आप डेटा को दूसरे जो कंप्यूटर जो आपके पास नहीं है, कहीं और है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वहां को आप वहां उस कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, जो डेटा स्टोर करना हो, जो भी करना हो आप कर रहे हो। बट होता कंप्यूटर में ही है। हवा में, बादल में कोई डेटा नहीं रहता, लटका हुआ नहीं है ऊपर में। तो ये डेटा सेंटर क्या होता है, कितना तरह का सर्विसेज होता है क्लाउड में, क्लाउड कितना टाइप का होता है, ये सब सारा कुछ समझना पड़ता है हमें। फिर वर्चुअल सर्वर वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। आज डेटा एनालिटिक्स बोलो, डेटा साइंस बोलो, मशीन लर्निंग बोलो, एआई बोलो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बोलो, डिजिटल मार्केटिंग बोलो, जो भी चीज बोल दो, सब क्लाउड में हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में भी जैसे मान लो अगर आपको कोई चीज बोल दिया जाए कि आप बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटर हो, देखो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये मत समझना आप लोग कि वो सोशल मीडिया पर सिर्फ वो पोस्ट करना, फेसबुक में अकाउंट बनाने सीख गए तो हम डिजिटल मार्केटर बन गए हैं। ऐसा नहीं है। अगर दुनिया में भी देखोगे ना, तो दुनिया में सबसे ज्यादा स्कोप डिजिटल मार्केटिंग में, उससे कम ही डेटा साइंस होगा, उससे कम सॉफ्टवेयर होगा, उससे कम क्लाउड होगा। सबसे ज्यादा जो टॉप में प्रायोरिटी लेके बोलोगे ना, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से स्कोप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में। क्यों? मैं आपको एक प्रूफ देता हूं। आज जो वैभव जो काम करते हैं, आप ही लोग के कॉलेज के हैं, एल्यूमिनी, जो वैभव सिंह है, वो भी बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर है। 8 साल से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस रह चुका है इस फील्ड में। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी ना सब कुछ टूल हो चुका है अब। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं हो गया कि सोशल मीडिया में आपको पेज बनाने आ गया, पोस्ट करने सीख गए, कमेंट करने, ग्रुप बनाने सीख गए, शेयर करने सीख गए, तो आप डिजिटल मार्केटर हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत कुछ करना पड़ रहा है। और सोचो डिजिटल मार्केटिंग में मैं जो बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा स्कोप है, इसका प्रूफ क्या है, कैसे सबसे ज्यादा स्कोप है उसमें। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको किस तरह के एम्प्लॉइज चाहिए? जिनको सॉफ्टवेयर बनाने आता हो, ऐसे ही चाहिए। कोई क्लाउड का कंपनी है, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग चाहो तो हमसे कनेक्ट भी हो सकते हो, कभी कोई डिस्कशन करना हो, कभी आपको गाइडेंस लेना हो। देखना वो ग्रुप में ही क्या होगा ना, कि ग्रुप में ये जो लिंक मैंने पोस्ट किया था ना, वो मैंने ही पोस्ट किया था। जो हमारा जो ग्रुप है ना, जिसमें आपको लिंक मिला,
वो देखना, वो जो नंबर होगा वो हमारा ही होगा। आप चाहो तो कभी टेक्स्ट करो। कॉल में क्या होता है ना कि कॉल हमेशा नहीं कर सकते हो, मतलब पहले टेक्स्ट कर लो, अपॉइंटमेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा हमेशा ही ऑलरेडी, जैसे आप लोगों के साथ अभी वेबिनार चल रहा है तो कुछ क्लाइंट्स उनके साथ मीटिंग वगैरह चलते रहता है, तो एक अवेलेबिलिटी का भी थोड़ा सा इशू हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी बात करना हो कि हाँ क्या है, समझ में नहीं आ रहा, क्या करने से क्या ठीक रहेगा, क्या नहीं रहेगा, सारी चीजें होंगी, कोई दिक्कत नहीं। आप ही के लोगों के लिए हम लोग आए हुए हैं कि कम से कम कुछ अच्छा गाइडेंस वगैरह दे दिया जाए कि कैसे क्या होगा क्या नहीं, तो आप कनेक्ट हो सकते हो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप भी है, नंबर तो होगा ही वहां पे। अब आता है क्या यहाँ पे चीज कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मार्केटिंग में सबसे ज्यादा क्यों है, देखो मार्केटिंग में स्कोप सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा साइंस नहीं करना है, सारे चीजों में स्कोप है, लेकिन अगर पूछोगे ना कि सबसे ज्यादा किस में, देखो सबसे ज्यादा भी देख के ग्रुप डी में सबसे ज्यादा स्कोप होता है, रेलवे में चाहे कोई सर्विसेज में, गवर्नमेंट जॉब में, तो क्या हम भी ग्रुप डी का फॉर्म भरने लगे? हम तो आईएएस आईपीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। अब बोलोगे आईएएस आईपीएस में तो स्कोप बहुत कम है, क्यों बहुत कम है? कंपटीशन बहुत हाई है। तो बहुत सारा फंडा है, भीड़ देख के नहीं होता है कि स्कोप बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है उसमें, डिजिटल मार्केटिंग में। कैसे? मैं आपको प्रूव कर रहा हूं। अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको किस तरह के एम्प्लॉय चाहिए? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। कोई क्लाउड से रिलेटेड कंपनी है, उसको किस तरह के एम्प्लॉय चाहिए? क्लाउड इंजीनियर्स। कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, उसको किस तरह के चाहिए? डॉक्टर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए उसको। कोई अगर रियल स्टेट से एम्प्लॉय, मतलब बिजनेस चल रहा है, वहां सेल्स वाले बंदे चाहिए जो ग्राउंड में घूम सके, जो सेल कर सके, जिसको रियल स्टेट का नॉलेज हो। मतलब हर स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। कोई एजुकेशन इंडस्ट्री को क्या चाहिए? बढ़िया टीचर चाहिए, फैकल्टी जो अच्छा एजुकेशन दे सके, जो बढ़िया से किसी को सिखा सके, वही चाहिए एजुकेशन में। आपके कॉलेज को कैसा एम्प्लॉय चाहिए? जो बढ़िया ट्रेनर हो, जिसको अच्छा खासा नॉलेज हो, बच्चों को अच्छे से सिखा सके, तो वही चाहिए। लेकिन सबको, लेकिन हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, बट एक ऐसा रिक्वायरमेंट है जो सबको चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है तो भी उसको अपना प्रमोशन करना है, उसको डिजिटल मार्केटर चाहिए जो उस कंपनी का प्रमोशन करे, उसको क्लाइंट लाके दे। कोई हॉस्पिटल है तो उसको भी अपना प्रमोशन करना है कि वहां पे पेशेंट्स ज्यादा है। अपोलो, अपोलो का आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या अपोलो प्रमोशन नहीं करता है? एडुकेशन में आप लोग नारायणा का नाम सुने होंगे, क्या वो प्रमोशन नहीं करता है? Amazon वेब सर्विसेज, AWS, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, फेसबुक, फेसबुक क्या अपना प्रमोशन नहीं करता है? फेसबुक के पास डिजिटल मार्केटर्स नहीं है? कोई भी इंडस्ट्री हो, डिजिटल मार्केटर तो हर इंडस्ट्री को चाहिए। इसलिए अगर नंबर ऑफ जॉब का बात करोगे ना, अपॉर्चुनिटीज का, तो डिजिटल मार्केटिंग में दुनिया में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। एक डिजिटल मार्केटर, अगर आपको कुछ नॉलेज है, आप कभी भी खाली नहीं बैठ सकते हो। अगर खाली बैठने का भी एक रेशियो लिया जाए, तो चलो हम लोग ये पांचों चीजों में हम लोग क्या करते हैं, ये पांच छह जो चीज है, छह सात जो भी है, सारी चीजों में हम लोग रेडी हो जाते हैं। 50-100 लोग इसमें हैं, डेटा साइंटिस्ट बन गए हैं, अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है उनको। 50-60 लोग मशीन लर्निंग सीख लिए, 50-60 लोग ये सीख लिए। अब सबको ही अप्लाई करो, तो पहले ये लोग मार्केट से गायब हो जाएंगे। मैंने सबसे पहले इन लोग को हायर कर लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कौन सा कंपनी है जिसको डिजिटल मार्केटर नहीं चाहिए, बताओ? लेकिन अब आप बोलोगे ऐसा कौन सा कंपनी है जिसको डेटा साइंटिस्ट चाहिए, तो भाई खोजना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा पे काम करता है उसी को डेटा साइंटिस्ट चाहिए, जो क्लाउड में काम करता है उसी को तो क्लाउड इंजीनियर चाहिए, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है उसी को तो फुल स्टैक डेवलपर चाहिए। अब सॉफ्टवेयर बनाने वाला कंपनी को तो डेटा साइंटिस्ट तो अभी नहीं चाहिए फिलहाल। सॉफ्टवेयर बनाने वाला कंपनी को हो सकता है क्लाउड इंजीनियर नहीं चाहिए, क्यों? सॉफ्टवेयर बनाने के बाद वो किसी को बोलता है कि भाई अपलोड कर दो, कुछ पैसा दे देंगे हम। लेकिन दुनिया में कोई भी कंपनी, इतना तो छोड़ ही दो, अगर आपका एक कॉलेज भी है तो एक कॉलेज को टीचर तो चाहिए, लेकिन एक कॉलेज को डिजिटल मार्केटर भी चाहिए। एक फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर का बहुत बड़ा शोरूम है, उसको भी लकड़ी का काम करने वाला मिस्त्री तो चाहिए ही, डिजिटल मार्केटर भी चाहिए। आप खुद से कभी सोचना कि ऐसा कौन सा बिजनेस है, बिजनेस का मतलब डिजिटल मार्केटर, बिजनेस का मतलब बिजनेस एनालिस्ट, ये दोनों ही डिमांडेड में है। आज के टाइम में ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जो बिना बिजनेस एनालिस्ट का काम कर रहा है। पहले इसको हम लोग बोलते थे बिजनेस मैनेजर, बट अब ये बिजनेस एनालिस्ट हो चुका है। बहुत एनालिसिस करना पड़ रहा है, स्टडी करना पड़ रहा है सारी चीजों को, और मार्केट में बहुत सारा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आ चुका है जो आपको सीखना है, और उसी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे आप क्या करोगे, पूरा कंपनी को चलाओगे, पूरा कंपनी को मैनेज करोगे। डिजिटल मार्केटिंग में भी क्या है, सब कुछ ऑटोमेशन है। आपको अगर कोई एक पोस्ट भी करना होगा ना, तो पोस्ट करने से पहले हमें पता कर लेना पड़ता है कि हमारे कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, पूरा स्ट्रैटेजी, पूरा एनालिटिक्स पे काम होता है अब वो पहले वाला जमाना छोड़ दो कि लोग सिखाते थे 200 रुपए में हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा देंगे, फेसबुक में कैसे पोस्ट करते हैं, वो जमाना खत्म। अब सारा कुछ टेक्नोलॉजी आ चुका है। आप जब डिजिटल मार्केटिंग करोगे ना, देखो हमारे पास भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रेनिंग वगैरह। डिजिटल मार्केटिंग में भी लोग डेटा साइंस सीखते हैं, क्यों? क्योंकि बिना डेटा साइंस का डिजिटल मार्केटिंग में नहीं हो पाएगा।
क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में भी आपको क्लाइंट को एनालिटिक्स रिपोर्ट वगैरह वीकली बेसिस पे जनरेट करके आपको क्लाइंट को देना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा आपको पूरा क्लाइंट का, मार्केटिंग का, स्ट्रेटजी का। अब आप 1 महीना मार्केटिंग कर लो, उसका पूरा ऑडिट रिपोर्ट फिर से तैयार करके स्ट्रेटजी वगैरह पूरा एनालिटिक्स रिपोर्ट बना के आपको अपने क्लाइंट को सबमिट करना पड़ेगा। बहुत कुछ है, सारे जगह पे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं, बस वही तो सीख रहे हैं हमें। डिजिटल मार्केटिंग में तो ऐसा ऐसा चीज होता है कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट बन गए तो फ्रीलांसिंग जॉब करने में बहुत दिक्कत है। कोई बड़ा बड़ा कंपनी आपको काम नहीं देगा, क्योंकि वहां पर डेटा का सिक्योरिटी बहुत सारा चीज होता है कि उसको टीम चाहिए, वो किसी कंपनी को ही काम देता है। अगर आप क्लाउड में काम कर ले रहे हो तो भी कोई कंपनी ज्वाइन करना होगा। मशीन लर्निंग एआई पे काम करते हो, आपको आता है काम करने, तो भी कोई कंपनी ज्वाइन करना होगा। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग आपको आता है तो हो सकता है कंपनी ज्वाइन मत करो, अपनी कंपनी खोल दो। और कंपनी कितने में खुलेगा? 0 रुपया। लैपटॉप मोबाइल है ना, घर से काम करना स्टार्ट कर दो। क्लाइंट पता चल जाएगा आपको कैसे हम लोग क्लाइंट पकड़ते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको मार्केटिंग नहीं करवाना है? क्योंकि बिना मार्केटिंग का बिजनेस को बंद कर देना पड़ेगा, शटर बंद कर देना पड़ेगा, ताला लगाओ, बंद करो बिजनेस। क्योंकि बिजनेस का आपका कोई डिजिटल प्रेजेंस ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है लोग। आज पता है कोको कोला और पेप्सी, आप कभी टेस्ट करना कोको कोला पेप्सी को। पेप्सी का टेस्ट शायद आपको कोको कोला से बढ़िया लगेगा, लेकिन अब मार्केट से उठ चुका है बहुत सारी जगह से, बहुत सारी स्टेट से अब पेप्सी उठ चुका है। कोको कोला उसको खत्म कर दिया धीरे धीरे उसका मार्केट। उतना भी बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी खत्म कर दिया। कैसे? अपना मार्केटिंग, सेल्स। और इतना भी जान लेना कि जो सेल्स होता है ना कोई भी चीज का, प्रोडक्ट का, सेल्स के पहले मार्केटिंग होता है। विदाउट मार्केटिंग वो सेल्स नहीं होगा। आप कहीं पे कोई पानी के बॉटल लेके जाओ एबीसीडी नाम का, बोला ये ले लीजिए 10 रुपए में, बोलेगा नहीं ये कौन सा पानी है, ये तो समझ में तो नाम नहीं सुने हम। महिंद्रा आपने नाम सुना होगा, टाटा का नाम सुना होगा, तब जाकर उसका गाड़ी खरीदते हो आप। हम बोलते एबीसीडी नाम का एक ब्रांड है, खरीद लो, खरीद लोगे आप बोलोगे तो नाम ही नहीं सुने हम, या सुने भी है तो हम 2-4 रोड पे देख रहे हैं, पता नहीं कब मार्केट में नया कंपनी आया है, तो भाई हमको ट्रस्ट नहीं है इसके ऊपर में। मार्केटिंग में बहुत कुछ है जो आपको समझना पड़ेगा, पहला फंडा। तो मैं बस ये बता रहा हूं कि आपको हर चीज में स्कोप है। अभी बहुत सारा और भी टूल्स टेक्नोलॉजीज है, जैसे आईओटी। आने वाले टाइम में सब कुछ स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, सब कुछ स्मार्ट होते जा रहा है। ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जहां पे स्कोप नहीं है या फिर आपको जॉब नहीं लग सकता? बस एक चीज हमेशा याद रखना है, कोई भी चीज पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, उसमें नॉलेज लो, प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस लो और स्पेसिफिक फील्ड में घुस जाओ। क्योंकि देखो आप तो ऑलराउंडर नहीं, यहाँ पर नहीं हो सकते हो ना। अगर आप ऑलराउंडर हो भी गए, देखो सीखने का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीख भी गए सारी चीजें, लेकिन जॉब तो आपको कोई एक ही चीज पे करना है। आपको मैं या तो क्लाउड में ही काम करना होगा, क्लाउड में चले गए तो वहां पर डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर डेवलपमेंट में चले गए तो वहां आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगा। डिजिटल मार्केटिंग में घुस जाओगे तब क्लाउड एआई नहीं होगा। सीख सकते हो, सीखने का सब सीखो, लेकिन काम तो आपको किसी एक ही फील्ड में करना होगा ना। हो सकता है कि सब्जी मार्केट में बहुत तरह का अवेलेबल है, तो क्या जब हम खाने बैठेंगे तो क्या एक ही बार में अगर 200 वैरायटी की सब्जी, भिंडी, मूली, गाजर, जो भी अपना गोभी, आलू, टमाटर, क्या सबका हम सब्जी खा जाए एक ही बार में? 50 सब्जी खा जाए? एक ही दो खाओगे, 3 खाओगे, और क्या खाओगे? तो यहां भी वही है, सीखने का सब सीख लो, काम तो किसी एक ही पे करना होगा ना, प्रैक्टिस तो किसी एक ही पे करना होगा आपको। ठीक है, तो ये सब इनके बीच में रिलेशन है। सारी चीज देखो, डेटा साइंस पढ़ने जाओगे तो डेटा साइंस के अंदर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? डेटा एनालिसिस, मैंने एनालिसिस करना, उसको क्लीन करना, मॉडलिंग तैयार करना। अब डेटा एनालिसिस करेगा तो इसके अंदर में क्या करना होगा? डेटा एनालिटिक्स। एनालिसिस एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है? एनालिटिक्स एक टूल होता है जिसके थ्रू आप एनालिसिस करते हो। यही देखो डेटा माइनिंग है, क्योंकि डेटा साइंस में डेटा तो चाहिए, जब कोड़ के निकालो उसको, डेटा का माइनिंग करो, कहां कहां से डेटा आ सकता है, बहुत सारा सोर्स है डेटा का। ठीक है, अब एक और अच्छा सा एग्जांपल ये देखो, फाइनल, इससे बेहतर एग्जांपल और नहीं है कुछ। ये देखो, इसको समझने का कोशिश करना इसको। ये देखो डेटा साइंस, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, सारा एक ही में रिलेट कर दिया गया है, और एक बढ़िया एग्जांपल है ये। देखो समझने की कोशिश करने से क्या है, ये है रियल वर्ल्ड, मतलब ये हम लोग हैं यूजर्स एक तरह से, रियलिटी में। ठीक है, ये पूरा डेटा साइंस है, और डेटा साइंस में अलग अलग पार्ट है ये सब। जैसे देखो डेटा माइनिंग है, रेड वाला है ना, रेड वाला डेटा माइनिंग है जो रेड कलर से लिखा हुआ है। जैसे क्या लिखा हुआ है कि रॉ डेटा कलेक्शन, सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करते हो, यही होता है ना। आप सबसे पहले डेटा कलेक्ट करोगे, आपके पास डेटा आ गया, अब डेटा को प्रोसेस करोगे ना, उसके बाद क्लीन करोगे,
अब डेटा का एनालिसिस करोगे आप कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा का एनालिसिस करो। उसके बाद देखो मॉडल्स एंड एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग मॉडल तैयार करोगे, उसको विजुअलाइज करोगे डेटा विजुअलाइजेशन, तब मेक डिसीजन ले सकते हो। ये है डेटा माइनिंग। लेकिन आपको एआई में घुसना है तो देखो रॉ डेटा तो आपको चाहिए ही। देखो एआई हो, मशीन लर्निंग हो, जो भी हो, डीप लर्निंग हो, डेटा तो चाहिए। मैंने डेटा साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको क्या करना है कि मशीन लर्निंग पे काम करना है, एआई इंजीनियर बनना है, तो पहले आप डेटा साइंस सीखो। डेटा साइंस जब आप सीख गए तब आप मशीन लर्निंग में घुसो। जब मशीन लर्निंग सीख गए तब आप एआई में घुसो। ये प्रोसेस है। सीधा डायरेक्ट जंप मार के हनुमान जी के जैसा कूद मत जाओ कि हम घुस गए एआई में। पूरा एआई में नहीं। पहले आप 1 क्लास पढ़ोगे, 2 क्लास पढ़ोगे, 3 क्लास पढ़ोगे, तब ना 12 में ग्रेजुएशन मास्टर्स करोगे। पहले ही मास्टर्स करने चले गए, एबीसीडी पता ही नहीं है। डेटा साइंस में भी पहले डेटा एनालिटिक्स होगा, उसमें भी पहले एसक्यूएल वगैरह सीखोगे, पाइथन सीखोगे, आप एकदम पूरा कोर में आ जाओ। एक्सेल के ऊपर पहले काम करोगे, एडवांस एक्सेल, तब जाके हम लोग ये सब सारे फील्ड में घुसते हैं। और टाइम लगता है इसमें। टाइम मतलब मिनिमम कितना भी खराब होगा तो कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। तो डेटा माइनिंग ये क्या हो गया? सबसे पहले रॉ डेटा, एआई में आते हैं। डेटा माइनिंग समझ में आ गया ये क्या होता है। डिसीजन लेते हैं हम लोग डेटा रिपोर्ट वगैरह देख के। अगर एआई की बात करें तो पहले आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, प्रोसेस करना होगा, डेटा को क्लीन करना होगा, डेटा एनालिसिस करना होगा, मशीन लर्निंग मॉडल वगैरह तैयार करना होगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वहां के थ्रू डेटा प्रोडक्शन, डेटा प्रोड्यूस करो। और यहाँ पे इंटेलिजेंट सिस्टम या इंटेलिजेंट एजेंट्स, यहीं पे हमारा इंटेलिजेंट सिस्टम बना हुआ है। और यहां से सीधा रियल वर्ल्ड आप इसको यूज कर सकते हो। आप मैंने इंटेलिजेंट सिस्टम का मतलब क्या हो सकता है? एक एग्जांपल ले लो, ड्राइवरलेस कार। जिस गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं है, अपने आप चल रहा है, तो पहले डेटा कलेक्ट किया, प्रोसेसिंग वगैरह सब ऐसे ही से करते करते ये पूरा कार बन गया। अब कार रोड पे चलेगा। ये है रियलिटी। मतलब ये प्रैक्टिकल यूज है, उसका एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो इंटेलिजेंट सिस्टम के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस है ना, विजुअलाइज मत जाओ। ये जो प्रोसेस है, ये जो एल वाला ऐसे उल्टा एल वाला, ये है एआई। कि एआई के लिए भी ये मशीन लर्निंग मॉडल चाहिए। और यहाँ पे डेटा कहां से आएगा? तो इधर से, मतलब इधर से ही जाके यहाँ तक एआई में पहुंचोगे। अब आते हैं मशीन लर्निंग में। रॉ डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग मॉडल तैयार करो, न्यूरल नेटवर्क, डेटा का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो। अब प्रोड्यूस करके यहाँ पे दे दो। ये हो गया, इतना दूर तक हो गया मशीन लर्निंग। और इधर से नहीं, हम इंटेलिजेंट एजेंट्स के थ्रू जाएंगे। हम कुछ सिस्टम एप्लीकेशन बना के जा रहे हैं। और सिर्फ ये जो ब्लू वाला, ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो ना, ये एआई है। ये येलो वाला देखो मशीन लर्निंग है। ये जो ब्लू जो दिखाई दे रहा है, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डेटा प्रोडक्शन, इंटेलिजेंट एजेंट। डीप लर्निंग बताए थे ना, डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। कोई कुछ बोल रहा है इंसान, हम उसके बोली से समझ जाएंगे वो क्या बोल रहा है। उसको हिंदी हिंदी में बोल रहा है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। गूगल में कैसे, यूट्यूब में कैसे वीडियो दिखाता है, वीडियो के नीचे में सबटाइटल आ जाता है, आप जो बोलोगे उसके अकॉर्डिंग वहां पर लिख के दिखाता है। सारा क्या है? सारा एआई सिस्टम है। सारा एआई आज के टाइम में। और आने वाले समय में आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है ना, पूरा पूरी एआई पे हो रहा है। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने जाओगे तो भी आपको एआई सीखना पड़ता है। तो देखो ये है एआई, ये है डीप लर्निंग ब्लू वाला, ये येलो वाला मशीन लर्निंग का पूरा प्रोसेस है, स्टेप्स है, कैसे कैसे क्या क्या करना होगा आपको। स्टार्ट यहां से करना होगा। और ये डेटा माइनिंग है। तो ये है सारी चीजों के बीच में रिलेशन। स्कोप सब में है, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें स्कोप नहीं है। अगर आप सीखते हो कोई चीज तो सारी जगह पे स्कोप है, और नहीं सीखोगे तो कहीं स्कोप नहीं है। पहला चीज। दूसरा, बहुत सारे देखना कि इंस्टीट्यूशन से जो बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट, पूरा का पूरा गलत बात है। कैसे? हम लोग भी कहीं कहीं पे बोल देते हैं। लेकिन देखो सिस्टम क्या है। आप तो बेवकूफ हो नहीं, आपको पहले से पता है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ऐसा कौन सा बंदा या कंपनी है जो आपको प्लेसमेंट करवा सकता है? बोलिए, ऐसा कौन सा कंपनी है जो आपको प्लेसमेंट करवा सकता है? इस दुनिया में कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो बिना नॉलेज का आपको प्लेसमेंट करवा सकता है। तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है नॉलेज। अगर कोई आपको जबरदस्ती कहीं पे प्लेसमेंट करवा भी दिया तो वहां से निकाल के भगाने में भी उस कंपनी को टाइम नहीं लगेगा। 1 महीने बाद आपको निकाल के भगा देगा, बोले घर जाओ, घर जाओ बाबू, हो चुका है, तुमसे कुछ काम नहीं हो पा रहा। टिकना भी तो होगा ना। कंपनी में घुसा तो दिया जबरदस्ती कोई ना कोई जाके, अब वो लोग निकाल के भगा दिया हमको वहां से। तो कोई अगर ये प्रॉमिस करता है ना कि मैं आपको 100% जॉब दूंगा, तो आप उसको बोलना कि सर क्यों झूठ बोल के क्या फायदा है, हम पढ़ेंगे ही नहीं, आप कैसे जॉब दिलवा देंगे? बोलेगा नहीं नहीं फिर भी हम दिलवा देंगे। तो आप समझ जाना वो कितना सही बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। सिर्फ एक ही चीज है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको जॉब मिलेगा, नॉलेज नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगा। आप चाहे तो 1 करोड़ रुपए देके कोर्स कर लीजिए,
आप 1 करोड़ रुपए किसी को दे दीजिए और कोर्स कर लीजिए, वो आपका प्लेसमेंट नहीं करवा सकेगा अगर आप नहीं सीखते हो तो। आप एकदम घर से कसम खा के जाना, हमको नहीं सिखा सकता है कोई, मैं नहीं सीखूंगा। देखते हैं कि आपको कैसे कोई सिखा देता है और कैसे प्लेसमेंट दिलवा देता है। ये सब ना आप लोग क्या करो ना कि लोगों को बोलो कि झूठ बोलना आप लोग बंद कीजिए कि हम 100% प्लेसमेंट करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। आप ये पहले गारंटी दीजिए कि आप 100% जो सिलेबस में लिख रहे हो या जो जो टॉपिक्स है वो मुझे सिखा सकते हो, मेरा प्लेसमेंट खुद हो जाएगा। नॉलेज कभी घर में बैठा नहीं रहता है, आपको जबरदस्ती घर से उठा के लेके जाएगा कंपनी। लिंक्डइन इतना बढ़िया टूल है ना, अपने नॉलेज को वहां पे शोकेस करने का, प्रूफ करने का। आपके पास इनबाउंड कॉल्स आएगा, आपके पास जनरेट होगा, वहां से लीड जनरेट होगा, ट्रैफिक जनरेट होगा। एचआर भी ना लिंक्डइन पे बैठ बैठ के दिन भर खोज रहे हैं कौन सा बंदा है। बस एक चीज हमेशा याद रखना, अगर नॉलेज नहीं है तो इस दुनिया में कोई ऐसा ना कॉलेज है, ना टीचर है, ना कोई कंसल्टेंसी है, ना कोई भी कंपनी किसी को 10 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए दे दो, जॉब कोई नहीं करवा सकेगा अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो सिर्फ एक चीज के पीछे भागो, वो है नॉलेज। और नॉलेज कहीं से भी मिले लेके उसको प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको सिखा सके एक्सेप्ट यू। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर मुझे गाइड कीजिए, मुझे किस तरफ जाना चाहिए, क्या चीज में। इस दुनिया में सबसे बड़ा करियर काउंसलर आप खुद हो, आपके लिए। अगर आप मुझे बोलोगे कि सर मुझे इस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, मुझे ये चीज बढ़िया लगता है, ये चीज खराब लगता है, मैं कितने देर से आपको सुन रहा हूं? 10 मिनट से, 15 मिनट से, आधे घंटे से। मैं आधे घंटे से आपको जज कर सकता हूं कि आपका फ्यूचर किस चीज में अच्छा होगा। और आपका अगर एज है 22 साल, 25 साल, जो भी, आप 25 साल से जिस इंसान को पहचानते हो वो धोखा खा जा रहा अपने आप को पहचानने में कि उसको दूसरों से मदद लेना पड़ रहा है कि आप मुझे बताओ कि मेरा फ्यूचर किसमें है। आपको मैं अगर पहचानता हूं तो कितने देर से पहचानता हूं? 2 घंटे का जान पहचान है हमारा, 1 घंटे का जान पहचान है, 3 घंटे का जान पहचान है। और आपका पहचान आपके साथ कितने दिन का है? तो ये सब चीजों को रोको, बंद करो, ये सब सारी चीजों को, ये सब बेवकूफी छोड़ दो अब कि कहीं पे चले गए, भगवान आप बाबा हो, मुझे बता दो मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा भी वही बैठे हुए हैं आपको लूटने के लिए, वही उनका धंधा है कि आइए मैं बताता हूं आपको क्या करना चाहिए, आपके घर में पूजा करवाओ, पाठ करवाओ, ये करो, पूजा पाठ में 10 ब्राह्मण लगेंगे, हम आ रहे हैं, आओ हमें पैसा दो। दो उनको, वो अपना काम, आप उनके पास नहीं गए, उन्होंने अपना काम कर लिया। उनको आपसे कमाना था, वो कमा लिए पैसा लेके, आपको कुछ बोल दिए, ये सजेशन वो सजेशन, कुछ काम नहीं करेगा। आपसे ज्यादा बेहतर आपको कोई नहीं पहचानता है, आपसे बढ़िया करियर काउंसलर आपके करियर के लिए कोई नहीं हो सकता है। पर थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि अगर इतना सारा टॉपिक है तो कौन सा ठीक रहेगा आपके लिए। थोड़ा बहुत गाइडेंस हो सकता है, लेकिन मैं अगर 100% आपको ये बोलूं कि आप ये आंख बंद करके कर लो सक्सेस हो जाओगे, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? बोलो मैं कौन होता हूं बोलने वाला? और आप लोग भी थोड़ा सा अपने आंख को खोलो। होता है ना सिक्स्थ सेंस, 5 सेंस ऑर्गन नहीं है हमारा कि मुंह, आंख, नाक, कान, स्किन, ये सब जो होता है, सिक्स्थ सेंस, पांचों सेंस बेकार है। अगर आपका सिक्स्थ सेंस काम नहीं कर रहा तो मतलब दिमाग, दिमाग आपका सिक्स्थ सेंस है। उस दिमाग के बिना ये आंख, जितना सारा आपका सेंस ऑर्गन है ना, पांचों पांचों का पांचों बेकार है। देखो आपको कैसे चूज करना चाहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको शेयर करता हूं। अगर आपको लगता है कि मुझे कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, प्रोग्राम वगैरह करना हमको बहुत अच्छा लगता है, तो आप डेवलपमेंट में घुसो। आप क्रिएटिव हो, लॉजिक वगैरह आप लगा पाते हो, आप इसमें घुसो। अगर थोड़ा बहुत आपको, हाँ रिकॉर्डिंग तो कल भी आप लोगों को हम भेजे थे, आज भी रिकॉर्डिंग मिलेगा आप लोगों को, आज का भी ग्रुप में ही मिल जाता है, कल का भी रिकॉर्डिंग दिया था आप लोगों को हम, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि फुल स्टैक में बढ़िया फ्यूचर है, इसमें बढ़िया फ्यूचर है, ऐसा कुछ नहीं। अरे सब में बढ़िया फ्यूचर है। चाय बेचो ना, उसमें बढ़िया फ्यूचर है। एमबीए चाय वाला 100 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉपर्टी खड़ा कर चुका है, कैसे हो गया? अब बोलोगे चाय बेचना खराब है? दुनिया में कोई काम खराब नहीं होता है, काम अपने आप में एक बढ़िया चीज है, उसे चाहे कोई भी करे। होता ना कि बोलते हैं काम, काम जो होता है ना, कोई भी कर्म, वो अपने आप में एक बढ़िया चीज है। ऐसा नहीं कि कोई काम खराब है कोई काम बढ़िया, ऐसा नहीं। कोई भी काम करो, काम अपने आप में एक बढ़िया चीज है, उसे चाहे कोई भी करे, बस करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। कोई केटली लेके घूमते रहता है स्टेशन पर, कहीं पे जाके चाय चाय चिल्लाते रहता है, और किसी ने चाय चाय बोल के, एमबीए चाय बोल के करोड़ों अरबों का प्रॉपर्टी खड़ा कर लिया। अब बोलो चाय बेचना खराब है? खराब कुछ नहीं है, सब तरीका है, आपके अंदर में क्या टैलेंट था, आप क्या कर सकते हो। उसने भी स्ट्रगल किया है एमबीए चाय वाले ने, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं किया है। एक समय उसका भी था कि चाय बनता था, कोई नहीं पीता था, उसने दिमाग लगाया कैसे क्या करना है, कैसे लोगों के पास पहुंचना है।
कैसे लोगों को कनेक्ट करना है, नेटवर्क बनाना है, कैसे बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपना दिमाग लगाया है। उसने तो कोई एमबीए नहीं किया, उसने तो कोई कोर्स नहीं किया। अगर सच्चाई बता दिया जाए तो कोर्सेज भी जो है ना, ये कुछ कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारे जैसे या बहुत सारे लोगों के जैसे, ये क्रिएट हो रहे हैं, इससे चलते चल रहा है और सबका बिजनेस चल रहा है। नहीं तो एक्चुअल पढ़ने के लिए एलोन मस्क ने जब गया था ना कॉलेज में पढ़ने के लिए फिजिक्स, तो सिलेबस देखा और पढ़ाने का तरीका देखा, सप्ताह में 3 दिन क्लास होगा, तो बोला हम तो बुढ़ा होकर मर जाएंगे, मेरा नेक्स्ट जनरेशन फिजिक्स खत्म नहीं कर पाएगा, मंगल पे तो छोड़ दो कब पहुंचेंगे हम। बोला बंद करो इसको, कॉलेज ड्रॉप आउट, छोड़ा, लाइब्रेरी गया, रट लिया सारा किताब बैठ के 6 महीने 1 साल में, बना दिया, खड़ा कर दिया स्पेस एक्स, भेज दिया मंगल पे, कमर्शियल स्पेसशिप। इसको बोलते हैं कोडिंग प्रोग्रामिंग। कहाँ था बहुत दिन पहले, बिल गेट्स ने बनाया, एलोन मस्क ने भी बनाया था बचपन में, गेम गेम बना के भेज दिया था। कहां से पढ़ लिया था वो? देखो पढ़ाई एक अलग ही चीज है, वो अपने से होता है, कोई आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आप नहीं चाहो, और जब तक आप नहीं पढ़ो किसी चीज को। पढ़ने का मतलब क्या होता है? कोई चीज को पूरा फुल कंसंट्रेशन समझना, ऑब्जर्व करना, चीजों को स्टडी करना, बताया ना मैंने, साइंस या नॉलेज प्रोसेस करना इंफॉर्मेशन को, यही सब है। आपको सिर्फ आप पढ़ा सकते हो। आज दुनिया सक्सेस कर रहा है एक से एक, जितना भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, कहां से पढ़ के सक्सेस हो गए हैं बोलो? सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ, मेटलर्जी में किया बीटेक, उसका मेटलर्जी का कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेशन ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। और आईआईटी खड़गपुर से, आईआईटी खड़गपुर में उससे भी बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स है। क्यों नहीं वो लोग जाके बन गए सीईओ गूगल कंपनी का? अपने दम पे बना है, आईआईटी के दम पे नहीं। आईआईटी सिर्फ वो नाम है, जब कोई सक्सेस हो जाता है तो लोग बोलने लगते हैं कि बंदा मेरा स्टूडेंट है, मेरे कॉलेज से पढ़ा है। ये तो एक ऐसे ही अपना नाकामी को छिपाने के लिए होता है। अब मैंने कभी किसी को देखा था अपने स्कूल में, बोल देगा नहीं तो मेरे स्कूल का है, वो तो हमसे कभी हेल्प मांगा था, मेरे दम पे सक्सेस किया। लोग तो बैठे हुए हैं अपना नाम बनाने के लिए। सही में एक्चुअली ये सब कुछ नहीं होता है। अगर आईआईटी किसी को बनाता है तो आईआईटी का हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं जाके माइक्रोसॉफ्ट ये सब सारा का कहीं ना कहीं पे जाके फेसबुक वगैरह का सीईओ रहता है। आप अपने आप को बनाते हो। कुछ कुछ गलतफहमी को अपने दिमाग से निकालो कि आपको कोई बनाता है, कोई कॉलेज बढ़िया होता है, कोई टीचर बढ़िया होता है, कोई बढ़िया नहीं होता है। सब आपको गाइड करते हैं कहीं ना कहीं तरह से, किसी न किसी तरह से करना आपको होता है। अब आप बोलोगे दुनिया में कौन सा सबसे बढ़िया टीचर है? तो देखो बढ़िया टीचर कोई नहीं है, सब समझाता है अपने अपने तरीके से, सबका तरीका अलग है। देखना है आपको किसका तरीका अच्छे से समझ में आ पाता है और कौन आपको इंस्पायर्ड कर पाता है, जिसके रहने से आपको पॉजिटिविटी कॉन्फिडेंस मिलता है। करता वो कुछ नहीं है, बस रहने से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। सचिन तेंदुलकर का जो टीचर था ना, देखो हम लोग कहां पे गलती करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जिसको क्रिकेट बहुत बढ़िया आता होगा वही हमारा कोच बनेगा। ऐसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर का जो कोच था, जो उसको ट्रेन करता था, वो गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं था, लेकिन सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया। गुरु गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं था, लेकिन चेला गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया। अब बोलो सचिन से ज्यादा बेहतर उसको क्रिकेट आता था? उसको तो क्रिकेट आता ही नहीं था। उसको दे दोगे पिच पे खेलने के लिए, वो छक्का चौका नहीं मार सकेगा, लेकिन सचिन मारता था। कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो। पहले जो गुरुजी लोग होते थे, जो शिक्षा होता था गुरुकुल में जाके, स्टूडेंट्स वहां से निकल के भगवान बन गए, गुरु कोई नहीं पहचान पाया। इसका मतलब क्या प्रूफ होता है? आप अपने आप को बनाते हो, कोई आपको नहीं बना सकता है। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। बढ़िया टीचर, बढ़िया कॉलेज, कुछ नहीं। आप बढ़िया कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप बढ़िया से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो चीजों को? दूसरे के ऊपर क्यों देखते हो? तो ये सब जो चीज है ना, अगर आपको लगता है कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग बहुत बढ़िया से पता, अगर इंटरेस्ट भी है, आप जिस चीज में घुसते हो ना, उस चीज में आप बढ़िया करने लगते हो। बस एक बार घुस जाओ, फिर चलते रहो, पीछे घूमने का मत सोचना है। एक बार चल दिए तो चलेंगे ही हम, और सक्सेस गारंटी हो गए। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप करोगे सक्सेस नहीं होगे। ठीक है? पेशेंस रहना चाहिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करना होगा, सही ट्रैक पे चलना होगा आपको। अगर आपको लगता है कि मुझे इंटरेस्ट है, मुझे मजा आता है कोडिंग करने में, तो ठीक है, यहां जाओ। बहुत बड़ा बड़ा आपको कोड करना होगा, बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना पड़ेगा। और आपको लगता है कि मुझे सिर्फ डेटा पे काम करना है, डेटा से खेलना है, डेटा को एनालिटिक्स, डेटा को एनालिसिस करना, डेटा को क्लीन करना, डेटा को समझना है, डेटा से खेलना है, तो इसमें घुस जाओ। और यहीं से फिर यहां पे घुसोगे आप एआई वगैरह पे।
क्योंकि एआई वगैरह पे जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगा एआई में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी जरूरत पड़ेगा, डेटा साइंस का भी, एमएलआई की जरूरत, मतलब यहाँ पे जाने के लिए सबसे टॉप लेवल एक तरह से। लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए डायरेक्ट आप नहीं पहुंच सकते हो। अगर कोई एआई का कोर्स करे तो एआई वगैरह का कोर्स मत किया करो, पहले यहाँ घुसो, तब यहाँ घुसो। और यहाँ जाओगे तो आपको ये भी चीज की जरूरत पड़ेगा, ये भी की जरूरत पड़ेगा। बोले नहीं, बहुत सारी चीज आपस में रिलेटेड भी है। आज के टाइम में अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हो रहा है ना, तो उसमें भी आपको डेटा साइंस यूज हो रहा है। बट टीम होता है ना, कुछ लोग आपको डेटा साइंस पे पूरा मॉडल वगैरह तैयार करके दे रहे हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे उसको असेंबल करना है, उसको यूज करना है। तो अगर आपको लगता है कि कोडिंग वगैरह में हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम हमको बनाने में मजा आता है, आप आराम से फुल स्टैक में घुसो। फुल क्यों बोलते हैं उसको हम लोग? बहुत जगह पे तो फुल स्टैक का डेफिनेशन तक गलत होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फुल स्टैक में फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सिखा देंगे मतलब फुल स्टैक हो गया। आप लोगों में शायद यही सुना होगा कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सीख गए तो फुल स्टैक हो गया। ऐसा नहीं। फुल का मतलब होता है कंप्लीट। मतलब आपको एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पता होना चाहिए। मतलब आपको फ्रंट एंड भी पता होना चाहिए, डेटाबेस भी पता होना चाहिए, बैकएंड भी पता होना चाहिए, आपको एपीआई डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और जब सारा सॉफ्टवेयर बन गया तो उसके बाद उसको क्लाउड में लॉन्च कैसे करना है। यानी सब पूरा कंप्लीट सिलेबस होता है इसके अंदर में। इसके अंदर में फुल स्टैक पे चले जाओगे ना, तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई भी इसके अंदर में इंक्लूड होता है। सारा चीज इसके अंदर में इंक्लूडेड है, इसलिए इसको बोलते हैं फुल स्टैक। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, बहुत इजीली बोल देते हैं फुल स्टैक। फ्रंट एंड बैक एंड सीख लो, फुल स्टैक हो गया। पहले फ्रंट एंड डेवलपर अलग होता था, बैक एंड डेवलपर अलग होता था। लेकिन ये पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपको आना चाहिए, ऑलराउंडर। और आज के टाइम में मार्केट में फुल स्टैक का भी बहुत डिमांड है। जैसे क्रिकेट में कैसे होता है कि क्रिकेट में कुछ कुछ लोग, आप लोग देखना, एक होता है बॉलर, तो बॉलिंग किए बॉलिंग में नहीं चले, उनका कोई वैल्यू नहीं है। बैट्समैन, तो बैटिंग किया, अगर बैटिंग अच्छा खासा रन मार दिया तो अच्छा है, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक होता है फील्डर, वो बढ़िया फील्डिंग करता है। लेकिन एक होता है ऑलराउंडर, जैसे युवराज सिंह थे। बैटिंग दे दो, बॉलिंग दे दो, फील्डिंग में 40-50 रन कूद इधर उधर जंप वंप करके बचा लेंगे। कभी बैट्समैन नहीं चला तो उनको बैटिंग में उतारो, बैटिंग में भी छक्का, 6 छक्का मार दिए। कभी बॉलर लोग ठीक से नहीं चल पाया, तो युवराज को बॉलिंग, तो युवराज सिंह विकेट ले लिए। तो आजकल ना ऑलराउंडर का ना मार्केट में ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि एक और ऑलराउंडर से सिर्फ कंपनी को ही फायदा नहीं है, आपको भी फायदा है। ऑलराउंडर बनने से आपको क्या फायदा है? तो देखना कि बहुत बार आप लोग भी शायद सुने होंगे कि जब कंपनी वगैरह में हम लोग काम करते हैं ना, तो कभी कभी डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, कि पहले कुछ और लिया था हमको काम करने के लिए, अब किसी और डिपार्टमेंट में डाल दिया है, कुछ और भी काम करना पड़ रहा है हम लोगों को। इस सिचुएशन में क्या होता है, कोई कंपनी में आप पहले फ्रंट एंड पे काम करते थे, अब उसका फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट नहीं है उसके पास, अब उसको बैक एंड का काम मिल रहा है, तो एम्प्लॉय को वो छाटेगा, आपको नहीं छाटेगा। आप बोलोगे मुझे तो बैक एंड भी आता है, तुमको ये रखो। वो बोलेगा मेरे पास फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में ही काम नहीं है, हमको क्लाउड का काम मिल रहा है। आप बोलोगे हमको क्लाउड भी आता है, हमको यहीं पे रखो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको बैकएंड पे ही काम करना है तो आप भी जॉब स्विच कर सकते हो दूसरे कंपनी में, या नहीं आपको उसी अगर कंपनी में रहना है तो आपको ये फायदा मिल जाएगा ना, उसके पास वो प्रोजेक्ट आपको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकता है वो। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड हो, ये आपका फायदा है, ये आपका बेनिफिट, आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो फुल स्टैक भी मार्केट में बहुत डिमांड में है। और हमेशा एक चीज जान लेना कि कभी भी आप कुछ भी सीखो, जरूर किसी कंपनी में आप काम करो, क्योंकि सीखने के बाद जब तक आप रियल लाइफ में काम नहीं करोगे, रियल लाइफ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करोगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। और स्टार्टिंग में हमेशा एक चीज याद रखना, बहुत सारे लोग कुछ कुछ गलती करते हैं अपने लाइफ में, हम लोगों ने भी पहले किया था, ठीक है। क्या गलती करते हैं वो लोग? पहले सोचते हैं कि हमको कितना सैलरी पैकेज, हमको 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपए महीने का मिलेगा तभी हम ज्वाइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप नहीं करो, 6 महीने बस घर में बैठ जाओ, आपका वैल्यू पूरा खत्म हो चुका है। अब जाके वहां पे उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे आप। डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन पूछेगा, 6 महीने क्या कर रहे थे आप? और जो 6 महीने काम के, देखो स्टार्टिंग में हमेशा याद रखना, जब तक आपके सर पे फ्रेशर का टैग लगा हुआ है कि आप फ्रेशर हो, तब तक आप पैसा मत देखो। 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 महीने का, 10,000, कुछ भी मिले, घर में नहीं बैठना है। पैसा तब देखो ही मत, आपको तो 1-2 साल तक, 3 साल तक तो पैसा मिलने वाला ही नहीं है। अगर महीने का 50,000 मिल जा रहा ठीक है, 60,000 मिल जा रहा ठीक है, 1 लाख मिल जा रहा तो भी ठीक है। लेकिन 2-3 साल बाद ये जो फ्रेशर वाला टैग हटेगा विथ एक्सपीरियंस। अब आप किस किस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, जिस कंपनी में अगर कभी ऐसा हो, कोई स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन कर लिया है कोई भी, जहां पे चलो पैसा तो मिल जा रहा टाइम से, 30-35,000 स्टार्टिंग आपको दे रहा फ्रेशर के हिसाब से, काम का प्रेशर उतना नहीं है, तुरंत उस कंपनी को छोड़ दो, जॉब स्विच करो। क्योंकि आप जो ये 3 साल जो लेके चल रहे हो ना, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का जो टाइम कि फ्रेशर का टैग हटाना है, तो इस तरह से नहीं कि हम कोई काम ही नहीं किए 3 साल तक। सिर्फ पैसा मत देखना, नॉलेज भी देखना है। हमको अगर काम करवा रहा वो, तो मेरा दोनों फायदा हो रहा ना।
पैसा तो मिल रहा है, चलो ठीक है, अपना पॉकेट खर्च मिल रहा है, लेकिन मेरा स्किल भी डेवलप हो रहा है, हम इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोग तो कामचोर होते हैं, वो क्या देखते हैं, हमको यहाँ काम नहीं करने मिल रहा, हम यहाँ आराम से रहेंगे। हम वो लोग लाइफ में बहुत दूर तक कभी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं होता है। वो कंपनी कभी काम आता है तो देता है, थोड़ा मोड़ा करवा देता है, बस उसी में सैलरी दे रहा है, पैसा कमा रहा है, दे रहा है, लेकिन आपका स्किल डेवलप नहीं हो रहा वहां पे, जिसके वजह से आप अपने 10 साल का बाद का जो फ्यूचर है ना वो खराब कर रहे हो, क्योंकि उस लेवल पे आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। आज सुंदर पिचाई अगर गूगल कंपनी में 15 साल काम किया, तो गूगल कंपनी में 25 साल काम करने वाले भी एम्प्लॉय थे, लेकिन वो सीईओ नहीं बन पाए, सुंदर पिचाई बना। क्यों? इसने काम को समझा। जहां पे काम करने नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसा मिलेगा ना, वो सरकारी वाला सिस्टम नहीं है। सरकारी करना है तो फिर गवर्नमेंट जॉब ही करो, अगर नहीं काम करना है तो। लेकिन अगर यूनिक बनना है, अगर कुछ ऐसा करना है कि हमें भी लोग पूरा दुनिया पहचाने, हम कुछ मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, या ऐसे कंपनी का सीईओ बनेंगे कि उस कंपनी को पूरा हम संभाल देंगे। कोई कंपनी डूब रहा होगा, आपके अंदर में इतना स्किल होना चाहिए कि अगर कोई 10 साल 15 साल पुराना कंपनी अगर बर्बाद हो रहा है, आप बस उसको बोलो हम है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 6 महीने इस कंपनी को और चलाओ मेरे भरोसे पे, हम बता रहे कि हम डूबने नहीं देंगे। इसको बोलते हैं चैलेंज। आपके रहते कोई नुकसान हो जाएगा किसी का, आपके रहते कोई कंपनी बंद हो जाएगा? आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। आप कंपनी तक को खड़ा रखने की क्षमता रखो, लेकिन कंपनी को खड़ा कब रखोगे आप? पहले कंपनी में जॉब करो, एक बार जाके 2-4 साल कहीं पे काम करो, तब जाके अपना कंपनी आप खोलना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं। हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। वो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ही है, और बोलते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करना है। 2-4 लोग मिलके 10-20 हजार 50 हजार लगा, कहीं पे ऑफिस भी ले लेते हैं, महीना महीना 10 रुपये खर्चा भी हो रहा है। वेबसाइट बना के कुछ ना कुछ प्रमोशन करने लग रहा है कि हम वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट भी पता है कि 10 रुपये 5 रुपये में वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना के कोई फायदा नहीं है। आज एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, ईआरपी सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन वगैरह, इतना सारा मार्केट में टूल है। आपको पहले क्लाइंट वगैरह कैसे मिलता है, क्लाइंट रिलेशन क्या होता है, सब कुछ पहले कंपनी में काम करके समझना पड़ेगा आपको। हड़बड़ी मत करो। आज के टाइम में लोगों का नुकसान का, फेलियर का सबसे बड़ा रीजन क्या है? पेशेंस। लोगों के पास पेशेंस नहीं है। एमबीए चाय वाला सक्सेस हुआ, पेशेंस था उसके पास, तुरंत 2 दिन बाद वो काम नहीं छोड़ दिया कि नहीं मेरा तो कोई चाय खरीद नहीं रहा है। रतन टाटा के पास पेशेंस था, नरेंद्र मोदी के पास पेशेंस था, बीजेपी पार्टी स्टार्टिंग में नहीं छोड़ दिए कि नहीं हमको तो नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे। स्ट्रगल करते गए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए, पेशेंस होना चाहिए। तो आपका जो, अगर अपना कंपनी भी खोलने का अगर आपका कोई प्लान होगा, तो हम पर्सनली हमेशा ये सजेस्ट करेंगे। कल मैंने शायद किसी का जवाब नहीं दे पाया था, पता नहीं, बाद में वो लास्ट टाइम देखे थे तो हड़बड़ी में टाइम में निकल गया। तो ये पूछ रहा था कि सर स्टार्टअप करना है तो क्या करना होगा। स्टार्टअप भी अगर आपको कंपनी करना है ना, तो आपको जिस तरह का स्टार्टअप कंपनी करना है, आप उस तरह के चीजों में जो कंपनी काम करता होगा उसमें काम करो 1-2 साल, उसके बाद अपना स्टार्ट करना। तो उससे फायदा क्या होगा, 1-2 साल काम करोगे, आपको काम करने का भी एक्सपीरियंस मिल गया, माहौल समझ के कंपनी में कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों से, हमारा सीनियर लोग हम लोगों से काम करवाते थे, काम करवाना भी आप सीख गए, और थोड़ा मोड़ा पैसा भी आपके पास बच जाएगा। तो जो महीना कमाओगे कुछ पैसा कलेक्ट करते जाना, क्योंकि जिस दिन कंपनी स्टार्ट करोगे 2-4 6 महीने 1 साल तो हो सकता है कमाई ना हो, तो उसका बैकअप लेके चलना। देखो, शौक सबको रहता है कि हमको कंपनी खोलना है, बहुत किसी को मजा आता है किसी को बोलने में हम कंपनी का ओनर है। देखो, हाथी खरीदना बड़ा बात नहीं है, उसको रखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं खरीदे और भूखे मर गया वो 1 महीने बाद, तो वैसा काम नहीं करना है ना। हाथी खरीदो तो उसको खिलाने की क्षमता रखो पहले। तो पहले अपने आप में वो क्षमता बिल्ड करो। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो टाइम है, ये स्टार्टअप कंपनी करने का नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको कंपनी के बारे में कोई आइडिया है? नहीं है। कभी किसी कंपनी में काम किया? नहीं किया है। क्लाइंट कैसे हम लोग बनाते हैं आपको पता है? नहीं पता। जब कुछ पता ही नहीं तो कैसे कंपनी खोल सकते हो भाई आप? हर किसी को सुनने में बढ़िया लगता है कि हमको भी कंपनी खोलना, हम कंपनी के डायरेक्टर हैं। उस लायक भी होना पड़ता है ना। आपको क्या लगता है कि सुंदर पिचाई लायक नहीं है कि वो अपना कंपनी खोल सके? फिर भी वो गूगल का सीईओ है, क्यों नहीं अपना कंपनी खोल दिया? सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, क्यों नहीं अपना कंपनी खोल दे रहा है? उतना बड़ा होके, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ होके, वो चाहेगा तो अपना सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं खोल सकता है? वहां जो उसको सैलरी मिलता है, उस सैलरी से ज्यादा नहीं कमा सकता है? वो इतना पॉपुलर है, वो सुंदर पिचाई को, सत्या नडेला को पूरा दुनिया पहचान रहा है। वो होशियार है, उसको शौक नहीं लगा हुआ है कि हमको कोई बोले हम कंपनी का मालिक है, हम सीईओ। भाई ठीक है, क्योंकि अपने क्षमता को वो लोग पहचानता है कि मेरा कितना क्षमता है, वो अपनी क्षमता को पहचानता है। 1 सेकंड रुकिए थोड़ा सा। वो लोग क्या करता है कि वो लोग अपनी क्षमता को पहचानता है। आपको अपनी क्षमता को पहचानना होगा, क्षमता के अनुसार आप काम करो तो सब कुछ सही होगा। लेकिन बढ़िया बड़ा बनने के चक्कर में निकल जाओगे ना, टाइम वेस्ट होगा, करियर वेस्ट होगा,
फंस जाओगे पूरा पूरा लाइफ में अपना। पहले एक्सपीरियंस ले लो, जो चीज का काम करना स्टार्ट करना है, तब कुछ फायदा होगा वहां पे। और ये सब में से अगर आपको लगता है कि मुझे सॉफ्टवेयर का, हमको मजा आता है सॉफ्टवेयर बनाने में, हमको मजा आता है, मजा आता है ना, इंटरेस्टेड होना, अगर इंटरेस्ट लगता है उस चीज में, इसमें घुस जाओ। नॉलेज है कि नहीं, तो घुसने के बाद नॉलेज मिलेगा आपको। अगर आपको लगता है कि हमको कोडिंग वगैरह में एकदम इंटरेस्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग से तो हमको दूर ही रखो, क्लाउड में घुस जाओ। इसमें नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, ये सब है, प्रोग्राम तो ही नहीं, प्रोग्रामिंग आपको नहीं करना है इसके अंदर में, ठीक है। अब होता है क्या, एआई वगैरह, आपको ये इंसान ह्यूमन ब्रेन वगैरह कैसे क्या क्या सब काम करता है, आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी, रिसर्च, R&D पे आपको पूरा लगना है आपको, तब ये एआई वगैरह में घुस जाओ आप। आपको डेटा पे काम करना है पूरा, इसमें भी कोडिंग है लेकिन उस तरह का नहीं। पाइथन में क्या है, एक एक वर्ड, दो दो वर्ड में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, बहुत अच्छा खासा चीज। तो इसमें कोडिंग है लेकिन उस तरह का कोडिंग नहीं है, सिर्फ डेटा के ऊपर में आपको काम करना है। अगर आपको मार्केटिंग में घुसना है, आपको लगता है कि हम किसी भी बिजनेस का मार्केटिंग अवेयरनेस, हमको पता है कि लोगों का दिमाग कैसे काम करता है, कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए लोग क्या क्या सोचते हैं, खरीदते कब एक लोग, कोई इंसान कोई प्रोडक्ट को कब खरीदता है ये बताओ। अगर आपको लग रहा है कि मार्केटिंग में रिसर्च करना है, हमको ये सब करना है ना, मार्केटिंग में घुस जाओ। आपको लगता है कि मुझे बिजनेस को पूरा संभाल के रखना है, मुझे भी आगे जाके बिजनेसमैन बनना है, मुझे बिजनेस एनालिटिक्स, पूरा बिजनेस का प्रोसेस समझना है, एक बिजनेस चलता कैसे है, एक फेल बिजनेस को भी सक्सेस कैसे करवाते हैं, ये सब सारी चीजों में काम करना है, तो बिजनेस एनालिटिक्स में घुस जाओ। इसमें भी लगभग 40% डेटा साइंस है, यहाँ पे 40 नहीं, 50-60% डेटा साइंस होगा। इसमें भी आपको डेटा साइंस सीखना पड़ता है, क्योंकि डेटा पे तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो यही था एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को अगर कभी मान लीजिए कभी कोई गाइडेंस का जरूरत हो, कुछ भी हो, तो आप हम लोगों से भी कनेक्ट हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं अब।